सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम अंतरजातीय विवाह पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, और बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि तमाम सारे समाजशास्त्री भी हैं, आधुनिक दौर के भी हैं, वो ये मानते हैं कि भाई रोटी बेटी संबंध से जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। रोटी यानी सभी जाति के लोग साथ में बैठकर सामूहिक भोज करें, खाना पीने के बंधनों को तोड़ें। और बेटी मतलब एक दूसरे के साथ तमाम सारी जातियां आपस में शादी विवाह करें, तो इससे जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। और ये बड़ा गहरा प्रश्न भी है। कई बार ये प्रश्न बहुजन समाज पर भी लगाया जाता है कि भाई बहुजन समाज के लोग, जो सवर्ण समाज है, उससे तो तमाम सारी बातें करते हैं, पर वो खुद ही रोटी बेटी संबंध बनाने की शुरू क्यों नहीं करते हैं। तो कई सारे गंभीर प्रश्न हैं, कुछ अपने मुंह पर भी हैं और कुछ सामने वालों के मुंह पर भी हैं। प्रश्न तो बड़े गंभीर हैं। इतना सारा कुछ हो गया, पर अभी भी तमाम सारे महापुरुष आए, पर क्या बहुजन समाज के लोग भी रोटी बेटी संबंध बनाने शुरू कर दिए? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इसी तरह से देखते हैं कि जातिवाद के खात्मे की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम इस पूरे विचार का अवलोकन करते हैं कि क्या अंतरजातीय विवाह से, मतलब हम रोटी बेटी दोनों संबंधों पे बात करेंगे, अंतरजातीय विवाह से जातिवाद खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जो मूल मुद्दा है इस देश के बहुजनों का, वो ये है कि जाति है कि जाति नहीं। आखिर ये जाति किस तरह से जाएगी, ये बड़े गंभीर प्रश्न है। और इन सारे प्रश्नों के जवाब अगर कोई तलाशना चाहता है तो उसे डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा। बगैर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े इस देश के बहुजनों की समस्या, विशेषकर जातिवाद की समस्या के निराकरण हो नहीं सकते। ठीक है, बड़ा गहरा अध्ययन किया है डॉक्टर अंबेडकर ने देश की जातिवादी व्यवस्था पे, और उनके पढ़े बगैर, उनके सुझावों के बगैर ये पूरी बात कहीं पर सिद्ध नहीं होती। और इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद, डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण के इतने सालों के बाद भी जातिवाद की समस्या अगर जस की तस है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर को ना पढ़ रहा है, ना उनकी बताए गए रास्ते पे सही से चल रहा है। ठीक, अगर उनकी बातों के अनुसरण करे होते तो निश्चित रूप से जातिवादी व्यवस्था को बहुत कमजोर किया जा सकता था। ठीक, तो कुछ गंभीर प्रश्न है वो यहाँ पर हम आपके सामने रखेंगे, और कुछ गंभीर विश्लेषण भी है वो भी रखेंगे, और साथ में कुछ मिथ, जैसा कि आपकी आज की स्ट्रीम में आपने देखा होगा। ये जो स्ट्रीम है ये डॉक्टर अंबेडकर भ्रम और वास्तविकता वाली सीरीज में भी है। तो कुछ भ्रम जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे समाज में परोसे जाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो रोटी बेटी संबंध, सामूहिक भोजन और साथ में भोजन खाना सभी जात के लोगों का, और एक दूसरे के साथ विवाह करना, ये बड़ा पुराना विचार है, लंबे समय से चल रहा विचार है, सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ाने का विचार है। और बहुत सारे लोग इस बात पे सहमत हैं कि भाई अगर ये दोनों काम किए जाएं तो जातिवादी व्यवस्था, सामाजिक जो सौहार्द है, समरसता है, उसे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और इस तरह के लेख लगातार आते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने वाले विशेषकर लेख आते ही रहते हैं। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसी तरह की बात लगातार चलती रहती है। और अभी हाल फिलहाल में हम देखें तो अंतरजातीय व्यवस्था से जातिवाद खत्म किया जा सकता है नहीं, इस बात को लेके एक बड़ा आर्टिकल बीबीसी ने फिर से छापा हुआ था। ये फिर से 30 मार्च 2025 को फिर से इन्होंने बात कहा कि भारत में अंतरजातीय विवाह अभी भी कम क्यों हो रहे हैं। और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद, अब जबकि समाज बेहद पढ़ा लिखा हो गया है, और जाति की दीवार अब तक टूट क्यों नहीं रही है, और ये जस की तस क्यों बनी हुई है। और ये गंभीर प्रश्न बीबीसी उठाता है अपने आर्टिकल में कि देखिए, इतने साल हो चुके हैं, लंबा समय हो गया, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, बड़े घरों में रहते हैं, फिर भी लोग अंतरजातीय विवाह भारत में क्यों नहीं करते। और वास्तव में इसके कोई आंकड़े भी हैं या नहीं है, और क्या कारण है।
एक प्रश्न। और दूसरी बात कि क्या अंतरजातीय विवाह करने से जातिवाद रूपी समस्या के निराकरण किए जा सकते हैं? एक हमारे पास दो मोटे मोटे प्रश्न उभर कर सामने आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया। तो बीबीसी अपने आर्टिकल में कुछ अंतरजातीय विवाहों के उल्लेख करता है। वो बताता है कि 1996 में कोई सुंदर दुबे थे, वो उनके साथ काम करने वाली सुनीता कुशवाहा से विवाह करते हैं और तब इसका विरोध होता है, उन्हें कोर्ट में जाकर मैरिज करनी पड़ती है और बड़े लंबे समय के बाद उनके परिवार वाले उन्हें फिर अपनाते हैं। ठीक। तो अंतरजातीय शादी कर लेना अपने आप में बड़ा अजाब है इस देश में, और साथ में जो लोग कर लेते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाती है। सामाजिक स्वीकृति की बहुत ही मुश्किल होता है समाज को आज भी अंतरजातीय विवाहों को स्वीकार लेना। इसी तरह वो एक और समाज के बारे में बताते हैं, एक और अंतरजातीय विवाह के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। ठीक। और वो एक और दिल्ली में रहने वाली कोई उच्च जाति वर्ग के लोग भी जब अंतरजातीय विवाह करते हैं तब भी विवाद होता है। इसमें बताया गया कि कोई पूजा श्रीवास्तव थी, वो क्या बोलते हैं पत्रकार थी, उन्होंने कोई पवित्र मिश्रा यानी ब्राह्मण से शादी कर ली, तो भी उस शादी को स्वीकार नहीं किया गया और उससे भी बड़ी परेशानी हुई। बाद में उन्हें कोर्ट में मैरिज करनी पड़ी। कुल मिलाकर बात यह कि सभी जाति के लोग अंतरजातीय विवाह करने से परहेज कर रहे हैं। एक सिर्फ निम्न जाति के नहीं, उच्च जाति के लोग आपस में भी अंतरजातीय विवाह करते हैं, तो उसको लेकर भी समाज में एक बड़ा गहरा विरोध देखने को मिलता है। उत्तराखंड के संजय भट्ट जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने एक दलित लड़की से शादी की और क्या बोलते हैं कीर्ति से, तो बड़ा विरोध हुआ और उन्हें फिर बाद में परिवार से दूर जाकर शादी करनी पड़ी और परिवार वालों ने भी उनसे तिरस्कार भरे रिश्ते रखे। ये कुछ उदाहरण उन्होंने दिए और उसके बाद क्या बोलते हैं इस पूरे लेख में बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई क्या कारण है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह इतने सब विकास के बावजूद भी इतनी कम क्यों है कि शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा, वर्क प्लेस में बढ़ती हुई मौजूदगी के साथ साथ महिला पुरुष का आपस में मिलना जुलने के मौके बढ़ने के बावजूद भी भारत में अंतरजातीय विवाह कम क्यों है? बड़ा गंभीर प्रश्न है कि 2025 में आखिर क्या चीज है जो लोगों को अंतरजातीय विवाह करने से रोकती है? लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब अशिक्षित समाज, गांव में रह रहा समाज, उसे हम छोड़ भी दें। शहर में रह रहे लोग, पढ़े लिखे लोग, अमेरिका यूरोप में रह रहे लोग, और ये भी अंतरजातीय विवाह करने से परहेज कर रहे हैं। क्या कारण है? बहुत कम लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, कारण क्या है? ठीक है, देश में अंतरजातीय शादियों को लेकर कोई निश्चित आंकड़े नहीं है, लेकिन केंद्रीय सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जाति के आंकड़ों की आंकड़े जारी नहीं किया। जाति जनगणना में भी इस जाति के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि इंटरकास्ट मैरिज का लेके हमारे पास कोई प्रॉपर स्टडी या कोई आंकड़े तो है नहीं, सैंपल सर्वे हैं। सैंपल सर्वे तो आप जानते ही होंगे, कुछ सैंपल सर्वे हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया कुछ सैंपल सर्वे हैं जिनमें अंतरजातीय शादियों के बारे में अध्ययन किया गया, और ये सैंपल सर्वे भी बड़ी खराब सा रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादातर शहरों में होते हैं, लेकिन फिर भी इनके भी आंकड़े बहुत खराब हैं। ये बताते हैं 2014 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में सिर्फ 5% लोग अंतरजातीय शादी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, तब 1 अरब 30 करोड़ के करीब होगी 14 में, तो भी मात्र 5% लोग, और ये सर्वे तो शहरी सर्वे हैं, 5% लोग ये अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, 95% लोग अपनी जाति में शादी कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे जातिवाद खत्म होगा और ऐसे कैसे सामाजिक समरसता बनेगी, सामाजिक समानता आएगी? लोग अपनी जाति छोड़ने को तैयार ही नहीं है। 2018 के अंतरजातीय शादियों के बारे में जानकारी जुटाने पर 1,60,000 परिवारों का सर्वे किया गया। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 93% लोगों ने परिवारों की ओर से तय की गई शादी की, सिर्फ 3% ने ही प्रेम विवाह किए। 2018 का आंकड़ा तो एक और सर्वे है, वो तो और खतरनाक स्थिति बताता है कि 3% लोग ही प्रेम विवाह कर रहे हैं, और अंतरजातीय शादी ना करने वाले 93% टोटल लोग हो रहे हैं। परिवारों की मदद से शादी, कुछ लव कम अरेंज हो जाती है, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं अपनी ही जाति में लव मैरिज हो जाती है। टोटल बात यह है कि 93% लोग ही अपनी परिवार यानी अपनी जाति में शादी कर रहे हैं, और 7% लोग, 3% प्रेम विवाह कर रहे हैं। मोटा मोटा वहीं पे बात आ जाती है,
वही 5% के करीब होंगे जो अंतरजातीय विवाह करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगे बताते हैं, सिर्फ 2% प्रेम विवाहों को परिवारों की मंजूरी मिली। भारत में बहुसंख्यक धार्मिक परिवारों में ज्यादातर अरेंज मैरिज एक ही जाति के भीतर होती है। दर्शकों, ये आप 2025 में हैं, ये आंकड़े अभी के हैं, नए हैं, पिछले 10 सालों में, और ये भारतीय समाज की जातिगत सच्चाइयों को उजागर कर देते हैं कि ये समाज जो छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाता है कि जातिवाद नहीं होता, अब तो खत्म हो गया, यहाँ 95% लोग अपनी ही जाति में शादी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कर रहे हैं जो खुद को डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी कहते हैं, वो भी कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए नव बौद्ध धर्म को अपना लिए। जाति शादी तो वहीं हो रही है ज्यादातर लोगों की। अंदाजा लगाइए, मतलब भाई सवर्ण समाज करता है समझ में आता है, समाज का कमजोर वर्ग करता है समझ में आता है, पर जो अम्बेडकराइट हो गए, जो चेतन हो गए, जिन्होंने नव बौद्ध धर्म अपना लिया, उन्हें क्या परेशानी है? वो क्यों निम्न जातियों में शादी नहीं कर लेते? वो तो खुद निम्न जाति से निकले हुए हैं। या वो क्यों पैरामीटर लिख पुरानी अपनी दकियानूसी बातें लेकर अभी तक खड़े हुए हैं? मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हिंदू धर्म की तमाम सारी बुराइयां लेकर किसी भी धर्म में जाएंगे तो आप नाम के लिए वो धर्म अपना लेंगे, रहेंगे हिंदू के हिंदू ही। जैसे हिंदू ईसाई बने तो वहां जात ले गए, हिंदू मुस्लिम बने तो वहां जात ले गए, हिंदू पारसी तो नहीं बनते, खैर बाकी कुछ बने तो वहां अपनी जात ले गए। ऐसे ही ये चाहे नव बौद्ध भी बने, अगर जात लेकर वहां भी जा रहे हैं तो रहे तो हिंदू ही हिंदू है, फर्क क्या पड़ा? ठीक, और ये आंकड़े बताते हैं भारत की वास्तविक सच्चाई कि ज्यादातर लोग अभी भी 95% लोग अपनी जातों में ही शादी कर रहे हैं। ये नहीं बदला और इससे बदलने की बेहद जरूरत है। इस सर्वे के मुताबिक कई दशकों के बाद भी अंतरजातीय शादियों की मंजूरी मिलने की दर बेहद कम है। यह भी ध्यान रखिए कि कोई कर भी लेता है तो उसका जीना मुहाल कर देता है समाज। 2018 में उस सर्वे में जिन बुजुर्गों से बात की गई, जिनकी उम्र देखिए 80 वर्ष से ऊपर की थी, उनमें से 94% ने अपनी जाति में ही शादी की थी। तो 80 साल से अधिक उम्र वालों से भी बात की गई कि उन्होंने अपनी जवानी में क्या किया। 94% ने अपनी जाति में शादी की हुई थी। ठीक, इसके देखिए, इसके मुताबिक 21 साल की उम्र या उसके बाद में शादी करने वालों में 90% अपनी ही जाति के युवा युवतियों में शादी करते हैं। 90% 2018 के हिसाब से वो अपनी ही जाति, 21 साल की उम्र वाले, मतलब ये लेटेस्ट नए युवा आपकी उम्र के, ठीक, वो भी 90% अपनी जाति में ही शादी करना पसंद कर रहे हैं। ठीक, यानी इतने दशकों के अंतराल के बाद अपनी ही जाति में शादी करने वालों के आंकड़े में सिर्फ 4% की कमी आई हुई है। मोटा मोटा इतना है, 90% तक पहुंच गया। मतलब 90% अभी भी कर रहे हैं, किसी जमाने में 94% कर रहे थे, कम होके इतना है कि बस 4%, टोटल 90% अभी भी है। मतलब युवाओं को भी ले लें, कुल मिलाकर ये है कि भाई इस देश में ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग अपनी ही जाति में शादी कर रहे हैं। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005-6 के आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययन के मुताबिक भारत में सभी धर्म और समुदायों के बीच अंतरजातियों का आंकड़ा केवल 11% है। अब हिंदुओं से बाहर जाते हैं, हम ईसाइयों में जाते हैं, हम मुसलमानों में जाते हैं, हम बाकी के धर्मों में जाते हैं। सभी धर्मों में भारत में जातिवाद तो चलता है। सभी धर्मों के अध्ययन किए तो वहां भी पता चला कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 11% ही अंतरजातीय शादियां हो रही हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम, नव बौद्ध, बाकी के हिंदू, इनमें से कुछ लोग खुद को तर्कवाद का अनुयायी भी कहते हैं। हम तो तर्क मान लिया हमने, तो जाति उनसे भी नहीं छूट रही। ठीक, वो तमाम दूसरे धर्मों को गाली गलौज भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं, जाति उनसे भी नहीं छूट रही है। आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं कि टोटल सभी धर्म समुदाय के लोगों में केवल 11% ही अंतरजातीय शादियां हो रही हैं। बाकी सब 90% के करीब आप ले लीजिए, 89-90% अपनी ही जातियों में शादी कर रहे हैं। दर्शकों, ये है कड़वी सच्चाई, और है तो ठीक है। और सिर्फ यहाँ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर खुद को आधुनिक बताना, खुद को तर्कवादी बताना और मंदिर मूर्तियों को कब्जा करने के लिए प्लान बनाना 4-4 साल से, ठीक है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। कम से कम जातिवाद तो खत्म नहीं होने वाला।
ये और बात है कि धर्मों की श्रेष्ठताएं सिद्ध हो जाए, ठीक, लेकिन इससे जातिवाद खत्म नहीं होगा। मूल मुद्दा जातिवाद को खत्म करने के साधनों का है। वो साधन क्या होंगे? क्या अंतरजातीय विवाह होगा? क्या रोटी संबंध होंगे? क्या जातियों का सम्मिश्रण होगा? इस तरह के गंभीर प्रश्न हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने इनके जवाब बाकायदा एनाइलेशन ऑफ कास्ट में दिए हैं। आगे चल के हम उस पर ही जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे, लेकिन ये गंभीर प्रश्न है। इसके तहत जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु में जिन लोगों का सर्वे किया गया था, उनमें से 95% लोगों ने कहा कि उनकी शादियां जातियों के भीतर होती है। कुछ राज्यों के नाम भी हैं जहां तो 95% शादियां अपनी ही जाति में की जाती है। इसमें आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु भी शामिल है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो समझ में आए, तमिलनाडु समझ में नहीं आया। तमिलनाडु तो बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और यहाँ तो ब्राह्मणवाद से काफी नफरत है लोगों को, और शादी ये लोग भी अपनी जाति में ही कर रहे हैं। जाति इनसे भी नहीं छूट रही। विरोध है जातिवाद का, पेरियार की भूमि है, लेकिन जाति इनसे भी नहीं छूट रही। आगे देखिए, पंजाब, गोवा, केरल की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। 80% लोगों ने कहा था कि उन्होंने अपनी जाति में शादी की हुई है। अब यहाँ पे देखिए, पंजाब, गोवा और केरल, केरल जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, वहां पर है। पंजाब में बड़ी तादाद में लोग विदेश चले जाते हैं, समझ में आया, थोड़ा सांस्कृतिक अंतर है। गोवा में थोड़ा सा सांस्कृतिक अंतर समझ में आता है। इन राज्यों में 80% लोग अभी भी अपनी जाति में ही शादी कर रहे हैं। मतलब अगर आप सबसे ज्यादा शिक्षित हो गए केरल में पढ़ के, आप पंजाब में बहुत सारे लोग विदेश चले जाते हैं, विदेशी संस्कृति आ गई, गोवा में आधुनिक संस्कृति के लोग अगर मान लें, तो भी 80% लोग अपनी जाति में शादी कर रहे हैं। मतलब इतना सब हो गया, पढ़ाई आ गई, पैसा आ गया, बेहतर जीवन आ गया, जात अभी भी नहीं छूटी। मतलब ये आंकड़े अगर 10-5% होते तो समझ में आता मुझे, चलो यार मैं मान लेता बहुत अच्छा प्रदर्शन है। प्रदर्शन तो वही है, दूसरी जगह 90% है, 80% है। ये कौन से बहुत आगे निकल गए? मतलब इतना 90-100% एजुकेशन का लेवल अगर केरला लेके चल रहा है, पंजाब में बड़ी तादाद में लोग विदेशों से जाके पैसा कमा रहे हैं, पर जाति तो वहीं की वहीं है, तो छूट ही नहीं रही इनसे। शादी अपनी जाति में ही कर रहे हैं, और फिर रोज स्यापा करेंगे, छाती पीटेंगे, जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो। अरे भैया, जब जाति छूटी नहीं रही अपनी, तो फिर जातिवाद खत्म कैसे होगा? वो तो एक अलग ही प्रश्न है। जातिवाद के खात्मे की दिशा में ये पहला कदम है अंतरजातीय विवाह, पर है भी नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। पर जाति तो छूट ही नहीं रही लोगों से, ठीक। तो इंडियन देखिए, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के रिसर्च, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, नेशनल फैमिली सर्वे 2011-12 के आंकड़ों का हवाला देते हुए 2017 के पेपर में दिखाया गया था कि लोगों ने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भारतीय समाज में जाति के बंधन कम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 2017 के आंकड़ों के हिसाब से भी, पेपर के हिसाब से भी, 11-12 के आंकड़ों पर जाति के बंधन तो भारतीयों से नहीं छूट रहे। ज्यादातर लोग अपनी जाति के अंदर ही शादी करने को प्राथमिकताएं देते हैं। 2016-17 में भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किए गए एक सर्वे से पता चल रहा था कि उच्च शिक्षित, कम शिक्षित या गैर शिक्षित लोगों के बीच अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादियों का विरोध लगभग समान है। ये आंकड़ा बड़ा गजब का है छोटा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, लेकिन ये पक्का। अनपढ़, कुपढ़ और पढ़े लिखे यानी शिक्षित, अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी के मामले में सब एक से हैं, सबके सब जाहिल, ठीक है। चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे शिक्षित अशिक्षित कुछ भी हों, ये एक पैरामीटर है जिसपे सब जाहिल है, पूरा समाज जाहिल है। सब अपनी जाति में शादी करते हैं, 10-5% को छोड़ दिया जाए तो, ठीक। उसके बाद देखिए, इन सर्वे में जिन लोगों ने सवाल पूछे गए थे, उनमें से हर जाति समुदाय के धार्मिक लोगों को शामिल किया गया था। आगे देख लीजिए, अड़चने कहां पर हैं। फिर इसमें यह बताया गया कि भाई परेशानी कहां पर आती है। तो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी करने पर परिवार में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने और लैंगिक समानता के लिए काम करने वाले एनजीओ धनक के को फाउंडर आसिफ इकबाल का कहना है कि अंतरजातीय प्रेम विवाहों को लेकर परिवारों के अंदर अभी भी हालात आसान नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, धनक के पास अक्सर ऐसे अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े आते रहते हैं जिनकी शादियों को परिवार के समुदाय का विरोध सहना पड़ता है। आगे देखिए, आसिफ कहते हैं कि भारतीय परिवारों के अंदर अभी भी अंतरजातीय
शादियों की मंजूरी की दर ज्यादा नहीं है, इसके बजाय ऐसी शादियां करने वाले जोड़ों के लिए परिवार से बाहर के रास्ते स्थितियां ज्यादा आसान है, क्योंकि राज्य उन्हें सुरक्षा देता है शादी की। ये सब बातें इसमें बताई गई। कुल मिलाकर ये कि परिवार से विरोध सहना पड़ता है। ठीक है। गांव में अंतरजातीय शादियों को लेकर हिंसा और विवाद ज्यादा देखा है, और शहरों में हिंसा की स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि अंतरजातीय शादियां राज्य और अदालतों में संरक्षित। ये तो सब जानते हैं, हिंसा नहीं है, लेकिन शहरों में अलग ही किस्म का दबाव काम करता है। ठीक है। फिर बात आती है प्रोफेसर विवेक कुमार की। प्रोफेसर विवेक कुमार जो हैं, ये तो आप जानते होंगे, ये बड़े दलित समाज की तरफ से अध्ययन करने वाले बहुत बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, जेएनयू से हैं। ये क्या कहते हैं, देखिए, विवेक कुमार दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर स्टडी सोशल सिस्टम के सामाजिक समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो अंतरजातीय शादियों की संख्या धीमी होने पर अचरज नहीं जताते। उनका मानना है इसकी जड़ें भारतीय समाज में है। ठीक है। विवेक कुमार कहते हैं कि भारत में 5-7% अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं, तो ये यहाँ की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि ऐसी शादियों को बढ़ाने की रफ्तार धीमी है। वे कहते हैं भारत में अभी भी 68% गांव आबादी गांव में रहती है। अभी तक भी गांव में रहने वाले युवक युवतियों के बीच भाई बहन के रिश्ते मानने की परंपरा चल रही है, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हो। गांव गांव के हैं तो भाई सपिंड विवाह, आप तो पता ही है। ठीक, पहले से ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक, तो ये सब बात वो बता रहे हैं। और हाँ, ये भी कहते हैं, देखिए, कि चूंकि परिवारों की ओर से तय अंतरजातीय शादियों में वर पक्ष की दहेज मिलता है, देखिए, और माता पिता बेटे की मर्जी से होने वाली अंतरजातीय शादियों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी शादियों में दहेज मिलने की संभावना कम रहती है। ये इनका पक्ष है। मामले तो थोड़े अलग भी हैं। ठीक है, ये भी है। ये हिंदुओं की स्थिति है। अब मुसलमानों को और सिखों और ईसाइयों की भी थोड़ी स्थिति देख लेते हैं। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय भी जाति में विभाजित हैं। इस्लाम सैद्धांतिक तौर पर सभी मुसलमानों को बराबर मानता है, लेकिन भारतीय मुस्लिमों में भी अंतरजातीय शादियों को परिवार वालों की मंजूरी की दर बेहद कम है। अब मुसलमानों पे आ जाते हैं। हम प्राय ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज में जातिवाद नहीं है। ठीक, जातियां तो हैं, जातिवाद नहीं है, सैद्धांतिक रूप से नहीं है, लेकिन वहां पे किस तरह से जातिवाद पालन किया जाता है। देखिए, देश में पासमानदा, पिछड़े, दलित मुसलमानों के हकों के लिए लंबा आंदोलन करने वाले नेता देखिए अली अनवर कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक सभी मुसलमान बराबर हैं, लेकिन भारत में मुसलमानों में जातिगत भेदभाव मौजूद है। ठीक है। अब देखिए, मुसलमानों की जाति व्यवस्था जो है वो देखिए, आपको समझ में आएगा क्या अजीब है। देखिए, अनवर कहते हैं कि मुसलमानों में ऊंची जाति यानी अशराफ, अजलाफ, ठीक है, और पासमानदा यानी पिछड़ी जातियां, अर्जाल जातियां, दलित मुसलमान के युवक युवतियों की आपस में शादियां बहुत कम होती है। मुसलमानों में जो जातिगत व्यवस्था है वो थोड़ी अजीब है। देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये बता रहे हैं कि मुसलमान में जो ऊंची जातियां हैं, अशराफ और अजलाफ, और जो पासमानदा यानी पिछड़ी जाति और दलित, अजराल, अर्जाल और क्या बोलते हैं, अजलाफ यानी पासमानदा, इनके बीच नहीं होते शादी संबंध। ठीक, ये बहुत कम हुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऊंची जाति वाले हैं वो आपस में कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए, वो कहते हैं कि मुसलमानों की 20-25 करोड़ की आबादी में ऐसी शादियां इतनी कम है कि इन्हें नगण्य कहा जा सकता है। ठीक है। हाँ, मुसलमानों में ऊंची जाति के माने जाने वाले लोग अपनी बेटियों की शादी पिछड़ी जाति के ऐसे मुसलमान युवकों से करने को तैयार दिखते हैं जो बड़ी सरकारी ओहदे पर, बढ़िया कारोबार वाले हों। मुसलमानों में एक अजब अलग किस्म का जातिवाद चल रहा है। अपनी लड़की, मुसलमानों की ऊंची जाति के लोग अपनी लड़की पिछड़ी जाति के लोगों, मुसलमानों को दे देंगे, अगर वो सरकारी नौकरी में हो, अच्छे ओहदे पे हो, दे देंगे। लेकिन अपनी बहू लाने के वक्त ऊंची जाति के माने जाने वाले मुसलमान परिवारों को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग उस वक्त वंशावली खोजते हैं। मुसलमानों का जातिवाद बड़ा अजीब है। देखिए, कि अपनी बेटी निम्न जाति में दे देंगे, अगर वो निम्न जाति का व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, ऊंचे ओहदे पे, अच्छा खाता पीता है, लेकिन अपने घर में बहू ऊंची जाति के हैं तो ऊंची जाति की लाएंगे, कहेंगे हड्डी खराब नहीं करता। ठीक, ये अलग ही किस्म की, मतलब जातिवाद का आपको अलग ही तौर तरीका दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए, उन्होंने बीबीसी हिंदी में कहा कि 5-6 दशक पहले तो भारतीय मुसलमानों में इस तरह की शादियां बहुत कम होती थी, लेकिन पिछले 20-30 सालों में मुसलमानों में ऐसी अंतरजातीय शादी देखने लगी जिनमें परिवारों की मंजूरी मिल रही है। ठीक है, हालांकि इसमें एक पेच है। मुसलमानों में ऊंची जाति के माने जाने वाले लोग अपनी बेटियों की शादी पिछड़ी जाति के पसमानदा
से ऐसे मुसलमान युवकों से करने के लिए तैयार दिखते हैं जो ऊंचे सरकारी ओहदों पर बढ़िया कारोबार वाले हों, लेकिन अपनी बहू लाने के वक्त ऊंची जाति के मुसलमान परिवारों को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग बहू लाते वक्त वंशावली कोसते हैं, कहते हैं कि पिछड़ी जाति की बहू लाकर क्या खानदान की हड्डी खराब करेंगे। ठीक, तो ये अलग ही किस्म का जातिवाद है मुसलमान, मतलब एक जिसे कहते हैं एडॉप्टेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन है। ठीक, जातिवाद तो है। अब कुछ सालों से अपनी लड़कियां निम्न जाति को दे देते हैं, अगर लड़का अच्छा नौकरी कर ले, आईएएस वाईएएस बन जाए, ऊंचे सरकारी पद पे, बहू लेकिन ऊंची जाति के लोग ऊंची जाति की लाएंगे, वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक, तो ये अलग ही किस्म की जातिवादी व्यवस्था यहाँ पे चलती दिख रही है। आगे देखिए, अली अनवर कहते हैं कि मुसलमानों में अशराफ और अजलाफ के बीच तो छोड़ ही दीजिए, अजलाफ और अर्जाल यानी दलित मुसलमानों के बीच भी विवाह संबंध बहुत कम है। ठीक है, तो ये शादियां भी बहुत कम ही होती हैं जिनका हम उदाहरण दे रहे हैं, वो भी बहुत कम है। ठीक, ऐसी शादियों को बढ़ावा देने के लिए हमने पसमानदा आंदोलन के तहत पहल की थी, लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले हुए। ठीक, अब चलते हैं अपने मूल मुद्दों पर। तो ये तो भारत में अंतरजातीय विवाहों के आंकड़े स्थितियां हैं, थोड़े से आंकड़े स्थितियां हम और आगे बताएंगे। अब एक मिथ है जिस पर हम बात करेंगे। बीबीसी और तमाम सारे बड़े अखबार बार बार इस बात को छापते हैं कि गांधी, अंबेडकर और लोहिया से मिला था बढ़ावा, यानी गांधी, अंबेडकर, लोहिया तीनों ये मानते थे कि अंतरजातीय शादी से जातिवाद खत्म हो सकता है। इस मिथ में सच्चाई कितनी है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। भारत में लंबे समय से अंतरजातीय शादियों की वकालत की जा रही है। ऐसी शादियों को जाति में बटे भारतीय समाज को समरसता लाने में अहम औजार माना जाया। जितने भी बड़े ऊंची जाति के समाज सुधारक हों, चाहे गांधी हों, चाहे आपके क्या बोलते हैं बाकी के जितने भी निकल कर आए, राजा राम मोहन रॉय से लेके तमाम सारी समाज सुधारकों की एक पीढ़ी निकल कर आई, दयानंद सरस्वती भी हैं उसमें, ये लोग कहते हैं उसमें सभी हैं, विवेकानंद भी हैं, सब हैं, आप किसी को भी लीजिए। यही शब्द आजकल जो गांधी बोलते थे, यही बीजेपी आरएसएस ने पकड़ रखा है। ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं समरसता, ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं समानता। दर्शकों, इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, गांधी, इवन कांग्रेस समरसता में विश्वास रखती है। ठीक, फ्रेटर्निटी, समरसता। समरसता को अगर आप ब्रॉडली डिफाइन करें जातिवाद के संदर्भ में, कॉन्टेस्ट में, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सभी जातियों को खत्म करने के पक्ष में नहीं है, सभी जातियों के लोगों को कुछ कुछ प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। ठीक है, जातिवाद नहीं खत्म करना, जातियां रहेंगी, सबको थोड़ा थोड़ा हम मौका दे देंगे, यानी कुछ ओबीसी मिनिस्टर बना देंगे, कुछ एससी बना देंगे, एक दो और बना देंगे, ये रहे मोटे मोटे तौर पर ऊंची जाति के लोगों का दबदबा रहेगा। इसे वो समरसता कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर समानता कहते थे, ठीक है, बराबरी कहते थे, बराबरी की बात करते थे। तो समरसता जो है ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो जातिवादी व्यवस्था में जो समरसता है ये काम नहीं करती है। समानता की जरूरत है, डॉक्टर अंबेडकर की इक्वलिटी की जरूरत है। ठीक, इसे थोड़ा समझिएगा। तो ये बड़ी चालाकी से शब्दों के इस्तेमाल यहां पर किए जाते हैं। बीजेपी समरसता चाहती है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी समरसता पे काम करते हैं, सभी जाति के दो चार नेता बना के रखे हुए। जातिवाद खत्म नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर एनाइलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, समानता, सब बराबर है, कोई जाति नहीं, ठीक, सब बराबर है। देश का कल्याण समानता से होगा, समरसता से भाईचारा तो बन सकता है, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। ये अंतर है डॉक्टर अंबेडकर की समानता और गांधी और आज के बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस की समरसता के बीच। इसे थोड़ा समझ के चलिएगा, खेल बड़े गहरे हैं, शब्दों के बड़े खतरनाक मायने होते हैं। ठीक, आगे देखिए, गांधी ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद अंतरजातीय शादियों की जरूरत समझी और वे इनका समर्थन करने लगे। वे अपने अस्पष्टता निवारण कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे जरूरी मानते थे। बाद में उन्होंने कहा कि कहना शुरू किया कि वे उसी शादी समारोह में हिस्सा लेंगे जिसमें वर या वधू में से एक हरिजन होगा। ठीक,
तो गांधी ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, ये मीडिया बार बार छापती है। फिर मीडिया बार बार लोहिया का नाम लेती है। वो कहती है कि मशहूर समाजवादी नेता राजनीतिक चिंतक राम मनोहर लोहिया का कहना था कि भारत में जाति बंधनों को कमजोर करने के लिए अलग अलग जातियों के बीच रोटी बेटी संबंध बेहद जरूरी है। मतलब लोहिया भी करते थे। अच्छा, मजेदार बात देखिए दर्शकों, जितने भी लोग, गांधी, लोहिया, मैं लोहिया साहब को सम्मान करता हूं, मानता भी हूं, कुछ चीजों से सहमति असहमति होगी, मेरे लिए बड़े आदमी, ठीक, असम्मान नहीं करता मैं, ठीक। जितने भी बड़े लोग हैं, क्या बोलते हैं, गांधी हों, लोहिया हों, उसके बाद आपकी और इससे पहले के समाज सुधारक हों, किसी का भी नाम ले लीजिए, वहां से राजा राम मोहन रॉय से शुरू करके दयानंद सरस्वती तक सबको ले लीजिए, ठीक। एक बड़ा वर्ग है जो ये मानने लगा था बाद में कि चलिए जातिवाद खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। पर मजेदार बात है कि इनमें से किसी के अनुयायी अंतरजातीय विवाह नहीं करते। गांधी के अनुयायी अंतरजातीय विवाह नहीं करते, लोहिया के भी नहीं करते, ठीक। और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ये चिल्लाया जाता है कि वो अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे, उस पर मैं अभी बात करूंगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी भी अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक सच्चाई है जिसे हमें मान के चलना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने अंतरजातीय विवाह से जातिवाद खत्म होने की बात नहीं कही, इसलिए हम बाबा साहब पे और उनके अनुयायियों पे आरोप नहीं लगाते, ठीक है। वो कह ही नहीं रहे इस बात को, वो कुछ और बात कह रहे हैं जिसे गलत संदर्भ में पेश किया जाता है। लेकिन गांधी ये कहते थे, लोहिया ये कहते थे, बाकी सब कहते थे, ठीक है, कि रोटी बेटी संबंधों से जातिवाद खत्म हो सकता है। उनके कोई भी अनुयायी अंतरजातीय विवाह नहीं करते। रोटी तो चलो समझ में आई, किसी के यहाँ खा लो, वो तो पहले भी होता था। बाबा साहब लिखते हैं यार ये सब तो आसान है, पहले भी हो जाता था। मतलब ये बहुत आसान है कि कोई सवर्ण दलित के यहाँ जाके रोटी खा ले, लेकिन वो दलित को ऊपर थोड़ी बुलाएगा अपने यहाँ रोटी खाने। तो बाबा साहब कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक। फिर इंटरकास्ट मैरिज को लेके इतना बड़ा एक पूरा मूवमेंट ही चलाया, गांधी ने भी चलाया, बाकी लोग भी समर्थक थे। और सैद्धांतिक रूप से मेरी भी सहमति है, मुझे भी इससे कोई परहेज नहीं है, ये अच्छी चीज है, अंतरजातीय विवाह अच्छी चीज है। बाबा साहब भी इसे बुरा नहीं कह रहे, ठीक। हाँ, इससे जातिवाद खत्म होगा नहीं, उसको लेके उनके थोड़े अलग विचार हैं, वो हम अभी नीचे डिस्कस करते हैं। दोहरापन बस यही लगता है कि लोहिया के समर्थक आजकल पूरे समाजवादी लोग, क्या वो अंतरजातीय विवाह करने लगे? गांधी के समर्थक, क्या वो अंतरजातीय विवाह करने लगे? और भी सारे लोग हैं जो अंतरजातीय विवाह की वकालतें करते हैं, क्या उनके समर्थक अंतरजातीय विवाह करते हैं? गंभीर क्वेश्चन है भाई। अगर अपने नायक को मानते हो तो उनकी बातें भी मानिए ना, और करिए इस काम को, ठीक है। और ये अच्छा काम है, बुरा काम तो नहीं है। आगे देखिए, उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरजातीय शादी अनिवार्य बना दी जाए। लोहिया साहब कहते थे कि सरकारी नौकरी उसे ही दो जो इंटरकास्ट मैरिज के लिए सहमति हो। विचार अच्छा है, लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखें तो शादी विवाह के लिए इस तरह के बंधन बनाना बहुत मुश्किल है भारतीय समाज में। इसे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मतलब अच्छा विचार है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप शादी के लिए किसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो वो चीज है ना कि लोग जब सहज महसूस करने लगेंगे तभी तो बदलेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी होगा। लेकिन फिर भी मतलब एक सैद्धांतिक विचार है। आगे देखिए, 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान अंतरजातीय शादियां और उपनाम यानी जाति सूचक ना लगाने पर चलन काफी बड़ा है। जयप्रकाश नारायण ने भी बढ़ा दिया। आपको पता होगा बिहार तरफ तो आज भी कुमार लगाते हैं, नीतीश कुमार और बाकी सब कुमार लगाते हैं, अपनी जात छुपा दिए। जेपी के चेले तमाम सारे, ठीक, खुद को चेले कहते थे। लालू, नीतीश कुमार, तमाम सारे लोग, ठीक, और भी सारे लोग हैं, ठीक। तो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के विरुद्ध चला दी थी, और उसका एक बड़ा अंतरजातीय शादियां कराना, जातिवाद खत्म करवाना। हालांकि नारायण साहब तो कुछ शायद मेरे ख्याल से कायस्थ थे, ठीक, उन्होंने कितनी की वो तो अलग बात है, उनके अनुयायी कितनी करते हैं वो भी अलग बात है। लेकिन अंतरजातीय विवाह की बात इन्होंने भी की, जाति का नाम न लगाने की बात इन्होंने भी की। अब उस समय कुछ हुआ भी, लेकिन फिर वो कहाँ गया पता नहीं, वो चला नहीं चला, कुछ नहीं पता चला। तो देश में अंतरजातीय विवाह की बड़ी एक पृष्ठभूमि है, बड़े बड़े नायक इसका समर्थन करते रहे, ठीक है। इस आंदोलन में शामिल बड़ी तादाद में युवक युवतियों में जाति से बाहर शादी करना, उपनाम लगाना छोड़ दिया था उस समय, संपूर्ण क्रांति इस समय। लेकिन इसके बाद देश की राजनीतिक आंदोलन में इस तरह के सामाजिक सुधार आंदोलन की वकालत कम हो गई। नारायण के बाद फिर हम देखते हैं कि ये अंतरजातीय विवाह वाले, बात कहने वाले, वो समरसता वाले नेता धीरे धीरे गायब होते हुए चले गए, वो देखने को नहीं मिलते।
ठीक है। अनीता भारती कवियत्री हैं, ये कहती हैं कि भाई हम अपने आसपास देखते हैं कि अंतरजातीय शादी करने वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। कई जोड़ों को अपने माता पिता को मनाने में वर्षों लग जाते हैं और कईयों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ती है। दरअसल हम जब तक जाति व्यवस्था के बंधन को नहीं तोड़ेंगे, ऐसी दिक्कतें बनी रहेंगी। अनीता भारती का विचार है। आगे देखिए, माना गया कि बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और शिक्षा के प्रसार से खुद ब खुद जाति बंधन तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। एक और बड़ी भ्रामक स्थिति है जो हम जैसे नास्तिकों और क्या बोलते हैं विज्ञानवादियों की है। हमें ये लगता है कि विज्ञान, मतलब मैं अपने आप को भी इसमें जोड़ता हूँ, मेरे जैसे और बाकी के यूट्यूबर जो अभी आपके हैं, हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान आगे चलकर इतनी प्रगति कर लेगा कि धीरे धीरे जाति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब गॉड हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे, लोग इन्हें मानना बंद कर देंगे। ये आप मेरे जैसे और हमारे यूट्यूब साथियों के मुंह से बहुत सुनते होंगे, ठीक। पर जो इतिहास है ना 70-80 सालों का, वो भारत में इस बात के पक्ष में प्रमाण नहीं दे रहा। बिल्कुल आजादी के बाद हमने विज्ञान की काफी तरक्की कर ली, आधुनिक संसाधन हो गए, कंप्यूटर आ गया, एआई हो गए, सब कुछ हो गया, बड़े मॉल्स बन गए, जीन्स पैंट, मिडी मिनी सब पहनने लगे, सब उस चल रहा है। और ये तथाकथित ऊंचे ऊंचे अच्छे जीवन जीने वाले लोग जो अच्छे जीन्स पैंट, मिडी मिनीस और सब फिल्में देखते हैं और सब शानदार, यही लोग अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे। ठीक है, हम गांव में रह रहे कमजोर अशिक्षित लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी क्लास की बात कर रहे हैं। हमें जो ये लगता था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट से जाति कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे फिर क्या बोलते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड दे बिकम ऑब्सलीट या बिग ऑन कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक, और मुझे लगता है इस पे फिर से विचार करने की जरूरत है। ये अपने आप में एक भ्रम है जो हम पाल के बैठे हैं। अपने आसपास देखिए, जातिवाद बढ़ रहा है, धर्मांधता बढ़ रही है, विज्ञान के प्रसार के साथ साथ लोग हद दर्जे के धार्मिक होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं टुन्नी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक भाई को बुरा लग गया था, टुन्नी को टुन्नी कहो तो टुन्नी जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो, अब छोड़ो आप, ठीक है, आगे तो जानते ही आप। तो अब मैं वो नहीं कह रहा, अति धार्मिक होते चले जा रहे हैं। तो स्थितियां उल्टी हैं, अगर आप देखिए तो अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, दुनिया जमाने में देख लीजिए, जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है लोग हद दर्जे के धार्मिक हो रहे हैं। वो कल्पना चावला विज्ञान के बने प्लेन से उतरती है, आती है, नीचे आती है, वहां गणेश जी बड़े जी सब बिठा के वहां पे सब गाना बजाना सब चला रही, आप अंदाज लगाइए। इस तरह के वैज्ञानिक तो तब नहीं थे जब पहली बार चांद पे गए हुए थे। ठीक, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे भी मैं समझूंगा ये भी वैसा ही मिथ है जैसे किसी जमाने में सोचा गया था कि अंतरजातीय विवाह से ये सब हो जाएगा। वैसे ही आज के दौर में, विज्ञान तकनीक के दौर में, शहरीकरण, औद्योगिकरण सबके दौर में जातिवाद तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। उल्टा वहीं के वहीं है भाई, अभी भी 90% से ऊपर लोग अपनी जाति में शादी कर रहे हैं। इनफैक्ट और बुरा हो गया, अब तो लाखों का दहेज मिलने लगा है, तो और अपनी ही जाति में ही शादी कर रहे हैं। पढ़ी लिखी लड़की मिलने लगी है और नौकरी वाली लड़की मिलने लगी, और ज्यादा अपनी जाति में शादी कर रहे हैं क्योंकि वहां ये सब चीजें बड़ी आसान हो जाती। अंतरजातीय विवाह में तो पढ़ी लिखी लड़की को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, योग्यता दिखानी पड़ेगी, सभ्यता दिखानी पड़ेगी, फिर दहेज मिलेगा नहीं, तो लोग और ज्यादा अंतरजातीय विवाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हद दर्जे के क्या बोलते हैं जातिवादी हो गए। मैंने एक जमाना वो भी देखा है कि पुलिस जातिवादियों को डंडे मारते हुए निकालती थी कि दहेज लेना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, पिटाई करती थी। आज मैं ये देख रहा हूँ कि 10-15 सालों के बाद माहौल ये है कि लोग आईफोन लेते हैं शादी में और उसी आईफोन से फोटो खींचकर अपने स्टेटस पे डाल देते हैं, देखो दहेज में आईफोन मिला हुआ है। कार लेते हैं, फोटो डाल देते दहेज में कार मिली। मतलब बेशर्माई की कोई सीमा ही नहीं बची हुई है। आपका समाज और ज्यादा जातिवादी और हद दर्जे का बेईमान होता चला जा रहा है, पहले से कई ज्यादा। तो ये कुछ चीजें जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। बीबीसी इस बात पे प्रश्न उठाता है कि भाई क्या बात है, इतना सब हो गया, शहरीकरण, विज्ञानवाद सब हो रहा है, लेकिन जातिवाद तो बढ़ता ही जा रहा है, वो तो खत्म नहीं हो रहा। अंतरजातीय विवाह करने कम होने की जगह वो तो मतलब अंतरजातीय विवाह तो लोग कर ही नहीं रहे, अपनी भी जाति में अभी भी शादी कर रहे हैं और वहीं के वहीं है। भारतीय अखबारों में छपने वाले मैट्रिमोनियल यानी शादी के लिए दिए जाने वाले विज्ञापन बाकायदा जाति के कॉलम होते हैं जो जाति के बंधन नहीं वाले कॉलम से बहुत कम होते हैं। बीबीसी लिखता है कि भाई
मैट्रिमोनियल जो आते हैं उनमें ज्यादातर कॉलम इस बात पे होते हैं कि फलानी जाति का लड़का या लड़की चाहिए। जाति बंधन नहीं, यानी कम लोग होते हैं जो मैट्रिमोनियल में ऐड लिखाते हैं कि कोई जाति का बंधन नहीं है। और इसका बाकायदा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने वो छापा कि भाई देखिए ज्यादातर जाति वो हैं और जो है जाति के बंधन नहीं है, जहां पे वहां एक दो ही ऐड दिखाई देते हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक, ज्यादातर तो सबको अपनी जाति के लोग ही शादी चाहिए और जाति का बंधन नहीं है। ऐसे दो चार ही आपको वो दिखेंगे, इंटरकास्ट वाले दो चार ही कॉलम दिखाई देंगे। ठीक, तो आप समझ जाइए कि ये क्या हालात है देश के, और ये सब तो पढ़े लिखे अखबार वाले ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना वरना जानते हैं। भारत में अंतरजातीय शादियों को प्रोत्साहन देने के लिए मनमोहन सिंह के समय देखिए 2006 में अंतरजातीय शादी करने पर 50,000 रुपए देने की स्कीम लाई थी। बाद में 2013 में देखिए नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही योजना चला दी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन फॉर इंटरकास्ट मैरिज चला दी, 2.5 लाख रुपए तक देने लग गए। पर इतने सब के बावजूद भी इंटरकास्ट मैरिज जो है वो वहीं के वहीं है, वो ऊंट हिल ही नहीं रहा। अंतरजातीय विवाह का ऊंट 2.5 लाख रुपए के बाद भी नहीं हिलने को तैयार है। लोग अभी भी अपनी जाति में ही शादी कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे जाति। ठीक है, ये भी बड़ा अजीब है। शुरुआत की स्कीम में के तहत हर साल 500 जोड़े देने का लक्ष्य रखा गया था। 500 जोड़ों को पैसा देने का लक्ष्य रखा गया था। 2014-15 में सिर्फ 5 जोड़ों को ये राशि मिली। अब ये भी मजेदार बात देखिए, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन फॉर इंटरकास्ट मैरिज 2.5 लाख रुपए तक दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम होगी, जो भी होगा ये तो इन्होंने छाप रखा है। 2.5 लाख ही नहीं है, बाकी अलग अलग राशि कम भी है। कुल मिलाकर 2014-15 में 5 जोड़ों को राशि मिली, 15-16 में 72 जोड़ों को मिली। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 72 जोड़ों को रकम मिली, जबकि 522 जोड़ों ने आवेदन किया हुआ था। आवेदन करने वाले ही 522 हैं, आप अंदाज लगा लीजिए। ठीक, तो इससे ये पता चल रहा है कि क्या है आपके इंटरकास्ट मैरिज की स्थितियां और कितने लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। 16-17 में देख लीजिए 736 आवेदन में से 45 को मंजूरी मिली, यानी क्वालिफाई हो पाए। 17 में 409 आवेदन में से सिर्फ 75 को मंजूरी मिली हुई है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अंतरजातीय विवाह हो भी कम रहे हैं, और उस जो एक उसमें कंडीशन है कि निम्न जाति का लड़का या लड़की होनी चाहिए, वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही। हो भी रहे हैं तो वो ऊंची जाति के लोगों के मध्य हो रहे हैं। ठीक है, निम्न जाति को थोड़ी समस्या है, ये परेशानी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि देखिए अंतरजातीय शादियों को बढ़ावा देने में पढ़ी लिखी मां का होना कई बार निर्णायक है। मां की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई। 2017 में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पढ़ी लिखी मां अपने बच्चों को अंतरजातीय शादी को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। इस अध्ययन से पता चला कि दूल्हे की मां जितनी ज्यादा शिक्षित होगी, अंतरजातीय बहू को स्वीकार करने की उसकी सहमति उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि मेरा इस अध्ययन में ज्यादा विश्वास नहीं है, आप चाहें तो इनकी बात पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो शहरों में अब देख रहा हूं, ठीक है, ये 2017 का है, आज हम 2025 में, पढ़े लिखे लोग ज्यादा धर्मांध हो गए हैं। ठीक है, ये आज 2025 के हालात हैं। पढ़े लिखे लोगों पे गजब की धर्मांधता छाई, अंधविश्वास छाया है, जादू टोना टोटका, रीति रिवाज, परंपराएं, अंधश्रद्धा, पागल हो गए। पढ़ा लिखा पर समाज ज्यादा शहरों में ज्यादा धर्म के प्रति पागल हो रहा है। ठीक, अब ये कितनी अंतरजातीय बहुओं को स्वीकारते होंगे पता नहीं, लेकिन चलिए ये हम संभावना के रूप में तो ले सकते हैं। अगर कोई माँ पढ़ी लिखी है तो वो दूसरी जाति की बहू के साथ शायद अच्छे से मेल मिलाप कर सकती है, संभावना के रूप में से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डॉक्टर अंबेडकर पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बीबीसी लिखता है कि देखिए भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता BR अम्बेडकर ने। दर्शकों ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि जब ये बीबीसी वाले गांधी के बारे में लिखते हैं तो ये नहीं लिखते भारत में सवर्णों के सबसे बड़े नेता। ठीक है, मीडिया के बारे में लिखते हैं, ये नहीं सवर्ण मीडिया, दलित मीडिया के बाद दलित मीडिया। अरे भैया ये क्या बात होती, दलितों के सबसे बड़े नेता। गांधी को लिखते सवर्णों के सबसे बड़े नेता, ये भी लिखने लगो ना, नेहरू को सवर्णों के सबसे बड़ा नेता। ठीक, ये ऐसे लिखो ना, लोहिया को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता। ऐसे क्यों नहीं लिखते हो भैया तुम। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में काशीराम जी, मायावती जी, ये नहीं दलित सबसे बड़े नेता, ये दलितों के हो गए। अजीब अजब ही मतलब इनका जातिवादी रवैया है लिखने का। यहाँ पे देखिए भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता BR अम्बेडकर ने अंतरजातीय शादियों को जमकर वकालत की थी। दर्शकों ये बीबीसी लिख रहा है, और सिर्फ बीबीसी नहीं लिख रहा, जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं आपको यही बात लिखी मिल जाएगी,
और ये बात कितनी सही है हम डॉक्टर अंबेडकर की किताब में से पढ़कर इसे देखेंगे कि क्या वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध भाषण जो उनके देने दिया गया, जिन्होंने नहीं देने दिया गया था, पुस्तक के तौर पर छापा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मैं कहा था कि जाति तोड़ने की असली दवा अंतरजातीय शादी है। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही है, और कही है तो ये कितनी अधूरी है, पूरी है, क्या ऐसे ही कहा है, इसे हम देखेंगे। थोड़ा सा इसका सत्य का परीक्षण करेंगे, इस रियलिटी को देखेंगे, मिथ और रियलिटी के बीच के अंतर को देखेंगे, बाबा साहब आखिर में क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और क्या हल बताते हैं। ठीक। पर मीडिया बस यही बात कह रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जातियों के बीच रोटी बेटी संबंध कायम होने से एकता बढ़ेगी। ये बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि वो अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, केवल बीबीसी नहीं छापता, बाकी के मीडिया आउटलेट, जितने भी सवर्ण मीडिया आउटलेट्स हैं, वो सब इस बात को छापते हैं, बार बार लिखते हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट का हवाला देकर लिखते हैं। क्या ये रियलिटी है या एक मिथ है? और अगर मिथ है तो फिर डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते थे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, हमें ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये तो पक्की बात है कि अंतरजातीय विवाह कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, पर डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में सच में क्या सोच रहे थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और वो क्या इसके बारे में अपने विचार देके गए, इस पे अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। सिर्फ सवर्णों का मीडिया ये बात नहीं कहता, बीबीसी नहीं कहता, हम क्या बोलते हैं, बाकी जगह जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे तो बाकायदा सरकार ये इंटरकास्ट मैरिज की फाउंडेशन चला रही है, डॉक्टर अंबेडकर अंतरजातीय इंटरकास्ट विवाह योजना चला रही है, सरकार भी मान रही है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे थे, इंटरकास्ट मैरिज से जातिवाद खत्म हो जाएगा। और दलित मीडिया में से एक, सॉरी टू से, मतलब ये दलित बोलते हैं, मेरा तो कुछ उद्देश्य नहीं है ऐसा, ठीक है, मूक नायक लिखते हैं, क्या अंतरजातीय विवाह करने से जाति भेद मिट जाएंगे। इसमें इनका एक आर्टिकल है, ऋषभ श्रीवास्तव के नाम से, 2022 का है, और इसमें ये भी यही बात कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रेफरेंस में ये कहा जाता है कि जाति मिटाने का सबसे बड़ा उपाय अंतरजातीय विवाह करना, ठीक है। तो मतलब ये बात सभी जगह एक फैक्ट के रूप में स्टैब्लिश कर दी गई है कि डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में अंतरजातीय विवाह की वकालत कर रहे थे, ठीक, और ये कह रहे थे कि अंतरजातीय विवाह से जातिवाद मिटेगा। रोटी बेटी संबंध की भी वकालत कर रहे थे। क्या ये सही है, और सही है तो कितना सही है, इस फैक्ट को हम चेक करेंगे। और इसकी हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि ये एक, मतलब ये वो चीज है जिसपे गांधी सहमत हैं, ये वो चीज है जयप्रकाश नारायण सहमत हैं, बड़े बड़े और दूसरे नेता सहमत हैं। डॉक्टर अंबेडकर के भी क्या यही विचार हैं जातिवाद को खत्म करने को लेकर, ठीक है। तो हमें जो प्रैग्मेटिक अंबेडकर है उसे तलाशना पड़ेगा। मुझे इस बात को लेकर थोड़ी असहजता होती है कि कुछ ऐसा ग्राउंड है जिस पर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर एक विचार रखते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी असहमति होती है। इसलिए हमें इसे जांच लेना चाहिए ये कितना व्यवहारिक है और सच में डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा होता क्या है कि ये मिथ बनती भी कहाँ से, ये मिथ बनती है इस खूबसूरत फोटो से। मैं हमेशा इस फोटो की बहुत तारीफ करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की शादी का फोटो है, जब बाबा साहब ने, क्या बोलते हैं, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोटो, में ऐसे बहुत खूबसूरत फोटो के रूप में लेता हूँ हमेशा, आप खुद देख सकते हैं। बाबा साहब ने खुद अंतरजातीय विवाह किया, ठीक। तो ये मिथ और मजबूत हो गई, लोगों को लगा देखिए डॉक्टर बाबा साहब ने खुद ही अंतरजातीय विवाह किया हुआ है और एक ऊंचे वर्ण की महिला से शादी की हुई है, तो मतलब वो तो अंतरजातीय विवाह को ही सपोर्ट करते हैं। और ये मिथ फिर बनती चली गई विदाउट इवन क्रॉस चेकिंग। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर असलियत में क्या कह रहे हैं, इस बात की जांच किए बगैर ये भ्रम बनता चला गया उनकी शादी से। देखिए बाबा साहब तो खुद, हालांकि बाबा साहब तो जात पात मानते ही नहीं है, तो कोई समस्या ही नहीं थी उनके लिए, तो किसी इंटरकास्ट मैरिज, कास्ट ही नहीं मानता जो व्यक्ति, उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, वो तो इंसानों को देखते थे, ठीक। पर ये भ्रम को हवा देती है ये फोटो, ये एक बहुत खूबसूरत सी फोटो, ठीक है, जिसमें बाबा साहब बहुत बढ़िया स्माइल कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं, ठीक। एक इसे हवा भी देती है, पर हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत है। हमें यूं ही इस बात पे विश्वास कर लेना नहीं चाहिए एग्जैक्टली क्या है। तो अब हम डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को फिर से जांच करेंगे, एनालिसिस ऑफ कास्ट में करेंगे। एनालिसिस ऑफ कास्ट में नहीं जाऊंगा मैं, एक्चुअली आपको लेके चलूंगा डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में लेके चलूंगा, डायरेक्ट
प्राइमरी सोर्स पे चलेंगे अपन, ठीक, और वहां वो क्या कह रहे हैं उसे थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं हम। तो फिर ये डॉक्टर अंबेडकर का देखिए संपूर्ण भाग में का खंड 1 है, और इसी में भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें बाबा साहब क्या कहते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट ही चलते हैं, इसमें बहुत कुछ है। भारत में जाति प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद गांधी नेहरू जिन्ना रनर, तमाम सारी चीजें हैं। हम टू द पॉइंट ही चलते हैं जहां पे ये बात हुई है, जाति प्रथा भाग 1। उसके बाद भारत में जाति प्रथा संचार, उत्पत्ति और विकास, ये देखिए। उसके बाद उस लेटर की तरफ चलते हैं जो उन्होंने जात पात तोड़क मंडल को लिखा हुआ था। जाति प्रथा उन्मूलन 2 पार्ट 2 है इसमें, महात्मा गांधी को दिया गया उनका उत्तर। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, हाँ ये आ गया, ठीक। देखिए, तो लाहौर में जात पात तोड़क मंडल था, उसका अधिवेशन होने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर को वहां चीफ गेस्ट बना के बुलाया हुआ था, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ा भाषण तैयार किया था। बाद में जात पात तोड़क मंडल वाले डर गए डॉक्टर अंबेडकर के भाषण को पढ़ के, उन्हें लगा रही ये तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, लड़ने लगेंगे हिंदू, तो इन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया। इनकी हिम्मत ही नहीं हुई बाबा साहब के विचारों को पचा पाने की, तो जात पात तोड़क मंडल की फिर हिम्मत नहीं होती है। तो इसके लिए बाबा साहब ने एक बड़ा क्या बोलते हैं अपनी एक बड़ी स्पीच लिखी हुई थी, ठीक। और उस स्पीच को ही बाद में एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में छापा गया। तो ये जो स्पीच है ये क्या है देख लीजिए, तो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ कि लाहौर में जात पात तोड़क मंडल के देखिए के लिए इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया भाषण, ठीक है। यह भाषण स्वागत समिति के द्वारा सम्मेलन को इस आधार पर रद्द किया जाने के परिणाम स्वरूप नहीं पढ़ा जा सका कि भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय है। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पे जात पात तोड़क मंडल के लिए बुलाए जाते हैं, और जात पात तोड़क मंडल को उनके विचारों से असहमति है। किस चीज पर विचार है? मोटे मोटे इस बात पर विचार है कि हिंदुओं के जातियों के आपसी मेल मिलाप से जातिवाद खत्म हो सकता है, हिंदुओं में रोटी संबंध बनाने से जातिवाद खत्म हो सकता है, और हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह करने से जातिवाद खत्म हो सकता है। इस मुद्दे पे मोटे मोटे विचार यहाँ पे दिखते हैं। बहुत सारा कुछ है, मैं आपको टू द पॉइंट पे लेके चलूंगा। इस पे हम किसी दिन बहुत डिटेल में बात करेंगे। कुछ बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है एनालिसिस ऑफ कास्ट में, शायद इसकी तरफ आप कभी ध्यान नहीं दिलवाया गया, वो मैं किसी दिन करूंगा। उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सुनने पड़ेंगे, और आपको बहुत अलग ही विचार आपको समझ में आएंगे जातिवाद के संबंध में, ठीक। तो ये जो है 1936 का ये पूरा भाषण है, तब ये देना था, ये दिया नहीं गया, और उसमें बाबा साहब अपनी बात लिखते हैं। बड़ा लंबा भाषण है, यही एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाद में हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पेज नंबर 78 है। यहां पर ये बात हुई है जिस बात को विवाद के रूप में हम लेते हैं कि क्या बोलते हैं अंतरजातीय विवाह से जातिवाद खत्म हो सकता है। तो 78 नंबर पेज है। इस पे बाबा साहब कह रहे हैं कि ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त किया जाए। ये विचार उपजातियों पर आधारित है कि जातियों के बीच तौर तरीके और स्तर अपेक्षाकृत उपजातियों के तौर तरीके स्तर में अधिक समानता है। मेरा विचार ये गलत है। तो पहला डॉक्टर अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल ने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके जवाब में ये पूरा उन्होंने भाषण लिखा है, ठीक है। संतराम भी ये जो थे वो उन्होंने दिए, और एक और व्यक्ति थे वो दे के गए थे। इसमें पहला जो उनका जो पॉइंट था कि जातियों के आपसी मेल मिलाप से, उपजातियों के आपसी मेल मिलाप से ये खत्म हो सकता है। इस पे बाबा साहब ने लंबी बात लिखी हुई है, ये उससे असहमत थे, ठीक है। और इस पे मैं बाद में बात करूंगा आगे। वो नीचे इस कंक्लूजन में लिखते हैं, लेकिन यदि मान लिया जाए कि उपजातियों के विलय संभव है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उपजातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। इस स्थिति में उपजातियों के समाप्त होने से जातियों की जड़ों और मजबूत हो जाएंगी, वे शक्तिशाली बन जाएंगी, परिणाम स्वरूप वे अधिक हानिकारक सिद्ध होंगी। अतः यह उपाय ना तो व्यवहार है और ना ही कारगर है। ये उपाय निश्चित रूप से गलत सिद्ध होगा। एक प्रश्न था कि उपजातियों को आपस में मिला दोगे तो जातिवाद कमजोर हो सकता है। उसका एक बड़ा लंबा जवाब था, मैंने वो पेज उनके, क्योंकि वो अपन किसी और पॉइंट पे बात करेंगे। हम सीधे उस मुद्दे पे आते हैं जहां अंतरजातीय विवाह, रोटी बेटी की बात हो रही, ठीक। तो ये पेज नंबर 78 पर फिर ये रोटी बेटी की बात है। इस पे बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त करने की एक और कार्य योजना अंतरजातीय खान पान का आयोजन है, ठीक है।
तो उन क्वेश्चन दिए गए थे, उसी क्वेश्चन के हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मेरी राय में ये उपाय भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऐसी अनेक जातियां जो अंतरजातीय खान पान की अनुमति देती हैं, इस विषय में सामान्यतः अनुभव यह रहा है कि अंतरजातीय खान पान की व्यवस्था जाति भावना, जाति बोध को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह है। अब यहां पे दो चीजें हैं दर्शकों, कंफ्यूजन कहां से होता है। अंतरजातीय खान पान मतलब सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर खाना वाने खाने के बंधनों को तोड़ें और आप खाना खाएं। इसको लेके बाबा साहब कह रहे हैं कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कई जातियां आपस में मिल बैठकर खाना वाना तो खाती हैं, लेकिन वो मेल मिलाप नहीं रखती हैं, पहले से ऐसा है, तो इससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। फिर वो एक कंपैरेटिव बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह है। किसके कंपैरिजन में? रोटी संबंध के कंपैरिजन में वो बेटी संबंध को महत्व बता रहे हैं। ठीक, अब यहीं से वो कंफ्यूजन निकल के आएगा लोगों के मन में कि बाबा साहब अंतरजातीय विवाह का समर्थन कर रहे हैं। नीचे वो कुछ और बात भी कहते हैं कि आपस में रोटी संबंध करना के कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि आपस में बेटी संबंध करना, यानी एक दूसरे से विवाह करना, वो ज्यादा अच्छा है। ये कंपैरेटिवली की गई बात है, इसे थोड़ा समझिए। आगे वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह है। केवल खून के मिलना ही रिश्तों की भावना पैदा होगी, जब सजातीय की भावना को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जाएगा। जब तक जाति व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न की गई पृथकता की भावना अर्थात एरायपन की भावना समाप्त नहीं होगी, हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से महान शक्ति का एक कारक सिद्ध होगा। गैर हिंदुओं में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जहां समाज संबंधों के ताने बाने में सुगठित होगा, वहां विवाह जीवन की एक साधारण घटना होगी, लेकिन जहां समाज छिन्न भिन्न होगा वहां बाध्यकारी। तो डॉक्टर अंबेडकर साथ में रोटी खाने वाले संबंध के कंपैरिजन में ये कह रहे हैं कि आपस में अंतरजातीय शादी करने से फायदा हो सकता है। कंपैरिजन में की गई ये बात है, क्योंकि वो आगे नीचे कुछ और भी कह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा मैं। ठीक है, ये कंपैरिजन में की गई बात है। अब मीडिया बस इस बात को पकड़ के बैठा रहता है, नीचे वो कंक्लूजन क्या कह रहे हैं वो ये बात सुनने को तैयार नहीं। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, शक्ति के रूप में विवाह की परम आवश्यकता होगी, अतः जाति व्यवस्था को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतरजातीय विवाह ही है। ठीक है, रोटी संबंध के मुकाबले अंतरजातीय विवाह ज्यादा बेहतर है, ये यहां पे कहने का प्रयास है। ठीक है, आगे देखिए, जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपायों को छोड़कर कोई और उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की यह नीति अपना रखी है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई आपका जो जात पात तोड़क मंडल है अंतरजातीय विवाह करवा रहा है, जाति आपस में मिल जाएंगी। वो कह रहे हैं चलिए ये जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए उससे अच्छा है रोटी बना साथ में रोटी वोटी खाने वाले, उससे अच्छा है। ठीक है, ये सीधा और सामने का आक्रमण है। मैं आपके सही निदान और हिंदुओं से ये कहने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस बात की बधाई देता हूं कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप अंतरजातीय विवाह की बात कह रहे हैं, ये आपके अंदर हिम्मत है। जात पात तोड़क मंडल को बधाई दे रहे हैं। वास्तव में उन्हें ये हिंदुओं का क्या दोष है? सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है, और वह सुधारक जो समाज का विरोध करता है उसे राजनीति से अधिक साहसी होता है। जो सरकार का विरोध करता है, आपका ये कहना सही है कि जाति व्यवस्था उसी स्थिति में समाप्त होगी जब रोटी बेटी संबंध सामान्य व्यवहार हो जाएगा। अपने बीमारी की जड़ का पता लगा लिया है, लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा ठीक है? अब यहां पे पूरी बात बदल जाती है। दर्शकों एक चीज समझिए, बाबा साहब के बात कहने का एक तरीका है, ये हर बड़े लेखक का होता है। वो किसी को अपमानित नहीं करते। वो ये नहीं कह रहे कि भाई तुम्हारा तरीका गलत है, कि जात पात तोड़क मंडल ये जो सोच के बैठा हुआ है कि सभी जातियां आपस में रोटी बेटी संबंध बनाएंगी तो जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब किस तरह से बात लिख रहे हैं, वो पहले कहते हैं कि भाई आपस में रोटी वगैरह खाने का मामला जो है पहले से कई जातियां करती हैं, लेकिन इससे जाति खत्म नहीं होती। इसके कंपैरिजन में आपस में शादी कर लेंगे, अंतरजातीय विवाह करेंगे तो जरूर कोई फर्क पड़ेगा। ये उनका कहने का तरीका है। ठीक है, सभी समझिए, ये राइटिंग स्टाइल है, क्योंकि वो नीचे पूरी बात बदल देते हैं। ठीक, फिर वो उनका तारीफ भी करते हैं, जैसे हमेशा डॉक्टर अंबेडकर बड़े आदमी करते हैं, सामने वाले की तारीफ करते हैं। ठीक, वो कहते हैं हाँ भाई आपने बीमारी की जड़ पकड़ ली है,
और आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो नीचे पलटते हैं। वो कहते हैं आपने बीमारी की जड़ तो पता कर लिया, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने का आपका नुस्खा सही है या नहीं, अब बात बदलेगी। रोटी संबंध तो खारिज हो चुका, अब ये जो अंतरजातीय विवाह वाली जो बात है उसे भी नीचे खारिज कर देंगे। ठीक है, अब परेशानी है कि मीडिया वो ऊपर का दो लाइनें पढ़ के तो चिल्ला रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह का सपोर्ट करते थे, लेकिन वो नीचे ये नहीं देख रहा कि उन्होंने इसे खारिज किया हुआ है असलियत में, और इसकी जगह कुछ और उपाय बताए हुए हैं। ये देखिए, लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा ठीक है? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। जात पात टोलक मंडल से ही कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ पूछो, ये जो रोटी बेटी संबंध से जाति खत्म होगी, क्या ये बीमारी तो ठीक है, पकड़ लिया आपने, इसको ठीक करने का ये नुस्खा सही है? ये खुद सोचिए। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि अधिकांश हिंदू रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं करते? आपके उद्देश्य लोकप्रिय, नीचे आइए, हाँ, अधिकांश हिंदू रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? आपका उद्देश्य लोकप्रिय क्यों नहीं है? इसका केवल एक ही उत्तर है, और वह है कि रोटी बेटी का संबंध उनकी आस्था और धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अब वो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई ये रोटी बेटी संबंध बनवा लोगे, आप कहते हो कि आपस में रोटी बेटी संबंध बनाएं, इससे जाति खत्म हो जाएगी। रोटी वाला तो उतना चला नहीं, हाँ बेटी वाला हो सकता है कि आपस में शादी करें तो फायदे पड़ सकते हैं, ये सही है, इससे फायदा भी होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाप खुद से पूछो कि लोग आखिर हिंदू रोटी बेटी संबंध बनाते क्यों नहीं, कारण क्या है? फिर वो जवाब देते हैं कि देखिए आस्था, और देखिए वह यह है कि रोटी बेटी का संबंध उन आस्था और धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिन्हें हिंदू पवित्र मानते। अब बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू असलियत में रोटी बेटी संबंध इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो उनकी धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध है। ठीक है, जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की लाइन जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं के मेल मिलाप से रुकती हो, जिसे तोड़ना आवश्यक हो। जाति एक धारणा है, ये एक मानसिक स्थिति है, अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है, इसका अर्थ वैचारिक परिवर्तन से। अब देखिए ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, जाति तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक स्थिति है, मानते हैं आप। ठीक, ये कोई भौतिक दीवार थोड़ी जैसे आप तोड़ देंगे। अब मानसिक स्थिति लोगों हिंदुओं की ये है उनके धर्म ग्रंथों की वजह से कि भाई जाति भी मानना है और धर्म भी मानना है, नहीं तो धर्म अशुद्ध हो जाएगा, निम्न जातियों से शादी कर लोगे धर्म अशुद्ध हो जाएगा, ये उनकी मनोदशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। ये कोई दीवार थोड़ी है, कांटों की ईंटों की दीवार थोड़ी है जिसे आप तोड़ दोगे। बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो भौतिक उपाय आप कर रहे हो ना, रोटी साथ में खाने लगो, बेटी आपस में ब्याह दो, ये सब भौतिक उपाय हैं, फिजिकल मेजर्स। ठीक है, इससे नहीं जातिवाद खत्म होगा, क्योंकि जाति एक मानसिक स्थिति है, मनोदशा है, और वो मनोदशा बन रही है उन धर्म ग्रंथों से। उन धर्म ग्रंथों का नाश करना पड़ेगा। यहीं पे वो बात भी आती है कि वेद और श्रुतियों को डायनामाइट लगा के उड़ा दो, यहीं पे वो बात आएगी नीचे। ठीक, बाद में किसी दिन मैं पढ़ूंगा और डिटेल में इसमें क्या क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पे वो बात आएगी। तो अब वो कहते हैं कि देखिए जाति तो एक मनोदशा है, कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं जिससे आप कर दो। भाई रोटी बेटी संबंध तो भौतिक बात है, पर जाति तो भौतिक है ही नहीं ना, वो तो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, और वो बनी हुई है धर्म ग्रंथों से। तो आपको धर्म ग्रंथों के इलाज की जरूरत है। ठीक है, तो आगे वो लिख रहे हैं कि देखिए आपसी मेल मिलाप रोकती हो, इसे तोड़ना आवश्यक हो। जाति तो एक धारणा है और ये एक मानसिक स्थिति है, अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है। दर्शकों देखिए ये बड़ी गहरी बात है। हम आपस में रोटी बनाने लगे, खाने खाने लगे, हम आपस में शादी विवाह करने लगे, इससे थोड़ी जाति खत्म होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जातिवाद के एक्सपर्ट, दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से जातिवाद पे सबसे ज्यादा अध्ययन डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया, और कोई उतना बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं है। ठीक, बाकी लोग तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ के ही विचार बनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ के हमें ये सच समझ में आता है कि हम कितना गलत इसमें सोच रहे थे। असलियत में रोटी बेटी संबंधों से भी जातिवाद खत्म नहीं होगा, आपकी मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है वो तो, जाति तो मानसिक स्थिति है और वो बन रही है धर्म ग्रंथों से। ठीक है, और जब तक मानसिक स्थिति नहीं बनेगी तब तक रोटी बेटी संबंध भी नहीं बनेंगे, ये भी ध्यान रखिए। ये कहना कि हम जबरदस्ती रोटी बेटी संबंध बनाने दो चार कर लोगे, लोग खुद से रोटी बेटी संबंध नहीं बनाएंगे।
क्योंकि जाति उनकी मनोदशा है, मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक, और वो बनी है धर्म ग्रंथों से। तो आप 2-4 शादियां करवा के ये मानने बैठ जाओगे कि भाई जात पात टूट गई, तो बाबा साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मनोदशा नहीं तोड़ोगे तब तक जाति व्यवस्था नहीं टूटने वाली, और ना कोई अंतरजातीय विवाह बढ़ने वाले। जैसा कि आज आजादी के 70-78 सालों के बाद हम देखते हैं कि कुछ नहीं बढ़ा, वही की वही स्थितियां, 10-11%, 5%, 90-95% लोग अपनी ही जातियों में शादी कर रहे हैं, क्योंकि जाति एक मनोदशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। लोगों को धर्म से वो मनोदशा बनी है। जब तक उन धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा के नहीं उड़ाओगे तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। ये जो भौतिक उपाय हैं इनसे मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी। अंतरजातीय विवाह और रोटी, ये सुनने में अच्छा है, सही भी है, गलत भी नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नकार नहीं रहे, वो कह रहे हैं भौतिक उपाय है, ये होंगे नहीं ना, क्योंकि जाति मानसिक मनोदशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे ही तब जब उनकी मनोदशा बदल जाएगी, यानी उन धर्म ग्रंथों को मानना बंद कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस चीज को समझिए कि वो रोटी बेटी संबंधों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोटी बेटी संबंध तब तक नहीं बनेंगे जब तक लोगों की मनोदशाएं जो धर्म से बनी है, ग्रंथों से बनी है, वो नहीं बदलती, तब तक लोग सहजता से रोटी बेटी संबंध खुद से नहीं बनाएंगे। और 70-78 सालों के बाद डॉक्टर अंबेडकर की बात ही सही सिद्ध हुई कि हम विकास के तमाम पैमाने छू लिए, पढ़ लिख गए, सब कुछ हो गए, पढ़े लिखे दलित वो आपस में रोटी बेटी संबंध नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो एक मनोदशा है, धर्म ग्रंथों से बनी है। धर्म नहीं छूटेगा, ग्रंथ नहीं छूटेंगे, तब तक रोटी बेटी संबंध भी नहीं बनेगी। तो रोटी बेटी संबंध में बुराई नहीं है, पर परेशानी है कि वो तो बीमारी को ठीक करने के सतही वो जड़ जो है वास्तविक स्थिति वहां तक नहीं जा रहा, ठीक। तो ये बड़ी गहरी बात है और ये समझने वाली बात है, मतलब ये मनोवैज्ञानिक सी बात है। इसे समझने के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, और बड़ी गहरी बात भी है, ठीक। तो यहाँ कोई विरोध नहीं है इस बात का कि रोटी बेटी संबंध मत बनाओ, लेकिन यहां यह बताया जा रहा है कि इससे हल नहीं निकलेगा, ये कभी होगा नहीं जब तक आप जाति रूपी मनोदशा को नहीं बदलते, और उसके लिए धर्म ग्रंथ बदलने पड़ेंगे। आगे देखिए, अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है, इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन से है। जाति व्यवस्था बुरी हो सकती है, जाति के आधार पर ऐसे घटिया आचरण किया जा सकता है जिससे मानव के प्रति अमानुषिकता कहा जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि हिंदू समुदाय के द्वारा जाति प्रथा मानने का कारण यह नहीं है कि उनका व्यवहार अमानुषिकी और अन्यायपूर्ण है। वह जातिपात को इसलिए मानते हैं क्योंकि वे अत्यधिक धार्मिक होते हैं। अतः जात पात मानने में लोग दोषी नहीं हैं, मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, जिसके कारण जाति व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ है। यदि ये बात सही है तो स्पष्ट है कि, आगे देखिए, हाँ, यदि ये बात सही है तो स्पष्ट है कि शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है वे लोग नहीं हैं जो जात पात को मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जिन्होंने जाति धर्म की शिक्षा दी है। रोटी बेटी का संबंध ना करने का, समय समय पर अंतरजातीय खान पान और अंतर जाति विवाह का आयोजन ना करने के लिए लोगों की आलोचना या उनका उपहास करना वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करने का एक निरर्थक तरीका है, ठीक है। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों से लोगों के विश्वास को समाप्त किया जाए। अब देखिए, ये बड़ी गहरी बात है, यहाँ पे जाति स्टेट ऑफ माइंड है, धर्म ग्रंथों से आती है, ठीक है। हम हिंदू जात पात को इसलिए नहीं मानते कि वो सही गलत है, वो उनके धार्मिक रूप से सही है, रिलीजियसली करेक्ट है, इसलिए मानते, ठीक। और हिंदुओं का विरोध करना, लोगों का विरोध करना, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ये व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक। आपका शत्रु लोग नहीं है जो जात पात मानते हैं, आपके शत्रु वो धर्म ग्रंथ हैं जिनसे लोगों को जात पात मानने के लिए उनकी मनोदशाएं, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड तैयार की जा रही हैं। ये कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर यहां, ठीक है। ये बड़ी गहरी बात है, ठीक। तो जाति के विनाश के लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा चालू तरीके से, ठीक। ये जो लोगों का विरोध शुरू हो गया है ना, बाबा साहब इसके विरुद्ध में है।
इससे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि ये लोगों का विरोध करो, आप हिंदुओं का विरोध करो, कुछ नहीं होगा इससे। वो जाति जिस चीज की वजह से मान रहे हैं वो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें भी अलग बात कह रहे हैं, जो तौर तरीके आज अपनाए जा रहे हैं इससे अलग ही बात कह रहे हैं, धर्म ग्रंथों के बारे में भी अलग बात कह रहे हैं। आगे देखिए, तो अभी तक हमारे सामने क्या सार निकला? बात ये निकली कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रश्नों के जवाब दिए जात पात टोलक मंडल के, वो ये कि वो जात पात टोलक मंडल ये कह रहा था कि भाई रोटी बेटी संबंध से जातिवाद खत्म किया जा सकता है। बाबा साहब ने पहले कहा कि रोटी संबंध जो होते हैं आपस में खान पीन करना, इसके अच्छे नतीजे नहीं निकले। बहुत सारी जातियां जो आपस में खाती पाती हैं पर वो जातिवादी नहीं, मतलब जाति व्यवस्था नहीं तोड़ती। फिर वो कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह एक अच्छा उपाय है, किया जाना चाहिए, इससे फायदे भी होंगे, ठीक। और ये क्या बोलते हैं, इस बीमारी को पकड़ने जैसा है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये सही नुस्खा नहीं है जातिवाद को खत्म करने का। सही नुस्खा क्या है जातिवाद को खत्म करने का? वो कहते हैं कि भाई जाति जो है ये मनोदशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। ये कोई भौतिक चीज थोड़ी है, दीवार थोड़ी जिसे आप गिरा दोगे, मतलब लोगों की शादी आपस में करा दो और जातिवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लोग करेंगे ही नहीं। उसके लिए आपको लोगों की मनोदशाएं बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जाति एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। मनोदशा बदलने के लिए उन धर्म ग्रंथों को बदलना पड़ेगा जो लोगों को वो मनोदशाएं बनवाते रहते हैं, यानी जातिवादी व्यवस्था को बनवाते रहते हैं। इसलिए वो शास्त्रों को समाप्त करने की बात कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर शास्त्रों को समाप्त करने की बात कहते हैं, ठीक है। तो दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि जातिवाद को खत्म करने के लिए उन शास्त्रों को समाप्त करना है जिससे लोगों की मनोदशाएं यानी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड यानी जाति बन रही है। अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज और इंटरकास्ट डाइनिंग या खाना पीना, ये भौतिक चीजें हैं, ऊपर पट्टी की चीजें हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लोग ये मानेंगे भी नहीं। आप दो चार कर लीजिए, लेकिन ज्यादा ये नहीं चलेगा। और आज 78 सालों के बाद ये सिद्ध भी हुआ कि 1936 में जो बाबा साहब कह रहे थे, आज हमें आजादी के 78 सालों बाद पता चलता है यही सही है। अरे आप सब तो विकास कर लिए यार, इस देश में रेल आ गई, ट्रेन आ गया, बड़ी बड़े मॉल्स आ गए, अच्छा कमाने लगे, शूद्र भी अच्छा कमाते खाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक बड़ा वर्ग है जो अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन जातियां वही की वही, आपस में भी जाति रोटी बेटी संबंध नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मनोदशा है। जब तक आप शास्त्र मान रहे हो, धर्म के ग्रंथों को मान रहे हो, तब तक ये खत्म नहीं होगा। मनोदशा नहीं खत्म होगी तब तक भौतिक उपाय यानी रोटी बेटी संबंध से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये बढ़ेगा भी नहीं। रोटी बेटी संबंध ठीक है, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि मनोदशाएं बदलनी पड़ेंगी। ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, और यही हल उन्होंने बताया हुआ है। परेशानी है कि लोग केवल ऊपर की दो लाइनें पढ़ के ये कह देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं, अंतरजातीय विवाह के पक्ष में। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर अंतरजातीय विवाह का विरोध नहीं करते। वो कहते हैं ये भौतिक तरीका है, जाति लेकिन भौतिक चीज नहीं है, मनोदशा है, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। मनोदशा बदलती बनती है धर्म ग्रंथों से। धर्म ग्रंथ उखाड़ के फेंको। अब ये कहने की हिम्मत किसी के बाप की नहीं है यहाँ पे इस देश में। जो गोदी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, सवर्ण मीडिया है, उसकी इतनी औकात नहीं कह दे कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शास्त्र उखाड़ के फेंक दो, श्रुति वेद उखाड़ कर फेंक दो, डायनेमाइट लगा दो। ये कहने की हिम्मत है नहीं। तो ये क्या करते हैं, बस ऊपर की लाइन पकड़ लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह करो, इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा। नीचे वाली लाइन पे जाएंगे तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि वो तो कह रहे हैं इनकी शास्त्र उखाड़ के फेंक दो। अब ये शास्त्र वाली बात पे तो पूरा जात पात टोलक मंडल से और डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई हो गई थी इसी बात पे लेके कि ये हटा दो। भाई जात पात टोलक मंडल ने कहा शास्त्र हटाने वाली बात कह दो, हटा दो, क्योंकि हिंदू चढ़ जाएंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं भैया, वो तो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, जो लिखा है वही पढ़ूंगा, ठीक है। तो कैंसिल ही हो गया था इसी बात पे, बात ही यही थी। तो ये मतलब अपने आप में एक भ्रम है। बहुजन समाज की जो वास्तविक समस्या जातिवाद है, इस देश की, बहुजन की नहीं पूरे देश की समस्या जातिवाद है, इसे समाप्त करने का जो व्यवहारिक जो वास्तविक उपाय है, वो इस देश के सबसे बड़े जातिवाद के अध्ययनकर्ता डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है। लेकिन समाज के प्रभुत्व वर्ग में इतनी हिम्मत नहीं है आज की डेट में कि वो खड़े होकर समाज में कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वेद और श्रुति उड़ा दो डायनेमाइट लगा के, क्योंकि इन्हीं से जातिवाद आता है। ये कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भौतिक उपाय बताते रहते हैं। शादी कर लो आपस में, रोटी बना लो। अरे उन भौतिक उपायों से थोड़ी जातिवाद खत्म होगा, मनोदशा थोड़ी खत्म हो जाती है भौतिक चीजों से, ठीक। ये है पूरा मामला, और ये कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, जो गलत तरीके से कोट किया जाता है, क्योंकि हिम्मत नहीं है किसी में इस देश में ये कह दे कि शास्त्रों को
खत्म कर दो। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आगे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों से लोगों के विश्वास को समाप्त किया जाए। यदि शास्त्रों ने लोगों के धर्म, विश्वास और विचारों को ढालना जारी रखा तो आप कैसे सफल होंगे। ठीक है, ये जात पात टोलक मंडल से कह रहे हैं। शास्त्रों की सत्ता का विरोध किए बिना लोगों को उनकी पवित्रता और दंड विधान में विश्वास करने के लिए अनुमति देना और फिर उनके विवेक और अमानवीय कार्यों के लिए दोष लगाना, उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार करने का अनुपयुक्त तरीका है। ये बड़ी गहरी बात है, ये बाबा साहब के शब्द हैं और उनके कलम से आ रहा है। ठीक, बाबा साहब ये कह रहे हैं कि लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समस्या शास्त्र है, शास्त्रों की आलोचना कर नहीं रहे, लोगों को दोष दे रहे हो कि तुम जाति आपस में इंटरडाइनिंग रोटी बेटी नहीं कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे हमारे यहाँ बात होती है, मैंने भी शुरुआत इसी से की थी कि बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकराइट लोग, दलित लोग आपस में शादी क्यों नहीं करते। ये प्रश्न तो बहुत उठता है। जवाब यहाँ पे ये है कि लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, शास्त्रों को नष्ट करना पड़ेगा, शास्त्रों की आलोचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उत्तर है इस बात का कि क्यों दलित भी अपनी जातियों में अंतरजातीय विवाह नहीं करते, एससी एसटी ओबीसी आपस में अंतरजातीय विवाह नहीं करते, सवर्ण नहीं करते, कोई नहीं करता हिंदुओं में। क्यों? क्योंकि समस्या वो है ही नहीं, समस्या शास्त्र है। लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, उनकी मनोदशा बदलनी पड़ेगी, शास्त्रों पे से लोगों का विश्वास हटाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर ये चीज सुधरेगी। ठीक, और नहीं तो वही रहेगा, दलित आपस में जातिवाद तो खात्मा चाहते हैं लेकिन वो रोटी बेटी संबंध आपस में नहीं बनाते। ठीक, क्योंकि समस्या तो मनोदशा की है, शास्त्रों की है। ठीक, वो आपस में रोटी बेटी संबंध बनाने की है ही नहीं, वो तो बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं रोटी बेटी संबंध। असली समस्या तो मनोदशा, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, जो धर्म और शास्त्र मिलकर बना रहे हैं। ठीक, तो ये जवाब है उस बात का जो हमसे अक्सर पूछी जाती है और उसके जवाब यहाँ पे दिए गए हैं कि आपको रोटी बेटी संबंध तभी बनते दिखेंगे जब लोगों की मनोदशा खत्म करोगे जो शास्त्रों से आती है, शास्त्रों को उखाड़ कर फेंकोगे। ठीक, आगे देखिए, उनको दोष देना, उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार का अनुपयुक्त तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी समेत अस्पृश्यता, ठीक है, को समाप्त करने वाले समाज सुधारक, ये हम पेज नंबर 80 पे आते हैं। ठीक है, समाप्त करने वाले समाज सुधारकों का ये महसूस नहीं करते कि लोगों को कार्य मात्र उन धार्मिक विश्वासों के परिणाम हैं जो शास्त्रों के द्वारा उनके मन में पैदा किए गए। ये एक और बड़ी गहरी बात है दर्शकों, मतलब बाबा साहब को पढ़ना अपने आप में अलग ही वो है, बड़ी गहरी बात है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कि बाबा साहब गांधी जैसे लोगों से कह रहे हैं कि ये लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्य मात्र उन धर्म विश्वासों के परिणाम हैं जो शास्त्रों के द्वारा उनमें पैदा किए गए। ठीक, यहां पे एक और प्रश्न का गंभीर उत्तर मिलता है। बार बार ये प्रश्न आता है कि यार, मतलब कई सारे अम्बेडकराइट लोग भी ये बात कहते हैं, यार अत्याचार कोई ब्राह्मण थोड़ी करता है, ठाकुर भी नहीं करता, ओबीसी वाले अत्याचार करते हैं दलितों पे। आप भी आकर कहते हैं ओबीसी बड़ा जातिवादी, यही मारता है हमें, और सही भी बात है। ठीक, जवाब सुनिए, जवाब क्या है, ये है जवाब डॉक्टर अंबेडकर का। वो ये कहते हैं कि देखिए, गांधी जैसे समाज सुधारक, जैसे समाज का सुधारक ये महसूस नहीं करते कि लोगों के कार्य मात्र उन धर्म विश्वासों के परिणाम हैं जो शास्त्रों के द्वारा उनके मन में पैदा किए गए। ठीक, मतलब ये कि लोग जो कर रहे हैं, ओबीसी अगर दलितों पे अत्याचार कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ठीक, तो ये उनका कार्य किसका परिणाम है? वो धर्म और विश्वासों का जो शास्त्रों ने उनके मन में पैदा किए। ओबीसी, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, सब एक दूसरे के साथ जातिवाद कर रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये उन धार्मिक विश्वासों का परिणाम जो शास्त्रों ने पैदा, शास्त्रों ने सिखाया है, लोगों की मनोदशाएं बनाई हैं कि तुम इस तरह से एक दूसरे के साथ जातिवाद और भेदभाव करो, और यही उनका व्यवहार है। ठीक, एक दूसरे पे अत्याचार लोग इसलिए कर रहे हैं। ये मामला शास्त्रों का है, धर्म का है। ठीक, लोग तो केवल कार्य कर रहे हैं। आपका समाज
एक विचारधारा पे बना हुआ है, हिंदुओं का समाज एक विचारधारा पे बना हुआ है, जिस विचारधारा को वो उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। उन धर्म ग्रंथों ने लोगों की मनोदशा बनाई है कि तुम जातिवाद, इस जात के हो, तुम ऊंच हो, तुम नीच हो। उन धर्म ग्रंथों ने सिखाया कि तुम्हें इसके छूना नहीं है, इसके साथ भेदभाव करना है, इसे छू लोगे तुम्हारा धर्म पवित्र हो जाएगा, इसे दूर रखना। फिर उन धर्म ग्रंथों ने सिखाया कि निम्न जाति के लोगों पर ऐसे ही रखना है, तो लोग वही व्यवहार कर रहे हैं। ओबीसी दलितों को पीट रहा है, कूट रहा है, उससे ऊपर वाले ओबीसी को कूट पीट रहे हैं, ठीक है। और सबका बाप ब्राह्मण बन के बैठा, वो शास्त्रों की व्याख्या करता रहता है। तो इलाज शास्त्र हैं, लोग नहीं है। लोगों का कार्य मात्र वो व्यवहार है जो धर्म और विश्वासों का परिणाम। लोग जो भी कर रहे हैं वो केवल उनकी धार्मिक विश्वासों का परिणाम है जो शास्त्रों ने उनके मन में पैदा किया है। आप अगर शास्त्रों का हल नहीं करेंगे तो समस्या नहीं सुलझने वाली। मतलब ओबीसी को गाली देके कुछ नहीं निकलेगा, एससी समाज में वाल्मीकि समाज के लोग चमारों को गाली देंगे, इससे कुछ हल नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाले होकर वैश्यों को गाली देंगे, इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। वैश्य क्षत्रियों को गाली बकेगा, इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। और अंत में बैठा हुआ ब्राह्मण जो बाप है इन सबका, शास्त्रों का व्याख्या करता है, शास्त्र उसके अधिकार में। आपको उसके शास्त्रों का हल निकालना पड़ेगा, यानी उनकी अथॉरिटी खत्म करनी पड़ेगी, लोगों का विश्वास खत्म करना पड़ेगा। एक बार लोग शास्त्रों में विश्वास करना बंद कर देंगे तो उनसे बनी हुई उनकी मनोदशाएं, विश्वास, वो खत्म हो जाएंगे और वो ऊंच नीच भेदभाव भी मानना तब बंद करेंगे। ये बात यहां पे कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। ये वो जवाब हैं जो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जवाब मिलेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, लोग तब तक अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक वे शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ देते जिस पर उनका आचरण आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम ना निकले। ये जात पात टोलक मंडल से कह रहे हैं कि ये रोटी बेटी संबंधी जो कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पष्टता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक बड़ी भूमिका बनाई थी डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू में, जब ये शुरू किया था एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो उसने बताया था कि भारत में कैसे कांग्रेस के अधीन समाज सुधार शुरू हुए। तो समाज सुधारों में एक वर्ग तैयार हुआ जो समाज सुधार चाहता था, दूसरा वर्ग तिलक वगैरह का आया जो समाज नहीं केवल राजनीतिक परिवर्तन चाहता था। फिर समाज सुधारक पीछे धक्का दिए गए, राजनीतिक सुधारक आगे आ गए, कांग्रेस पे कब्जा कर लिया। ये सब पूरा उन्होंने एक पृष्ठभूमि बना के रखी हुई है, हम करेंगे कभी डिटेल में इस पे बात। उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पष्टता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे थे। रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना, उनका आयोजन करना कृत्रिम साधनों से किए जाने वाला बलात् भोजन कराने के समान है। अब देखिए, ये भी यहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि ये जो रोटी बेटी वाली बात है ना, ये भी एक प्रकार का बलात्, ताकत इस्तेमाल करने जैसा। ये कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। आप लोगों को जबरदस्ती खाना पीना खिलाकर, जबरदस्ती शादी विवाह करवाकर इसे सुधार नहीं कह सकते। मतलब ये कोई रैशनलिस्ट समानता वाला विचार नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम समाज में लोगों की मनोदशाएं बदल दें और लोग खुद से अपनी पसंद से शादी विवाह करें, किसी भी जाति विवाह करें। ये नहीं होना चाहिए कि हम जबरदस्ती कह दें तू रोटी बेटी संबंध बना ले, आप बैठ तो भी खा ले, सब लोग बैठ कर खाएं, मार पीट के खिलाओ, ना खा रहा हो तो बैठ जाए, दलित भी बैठ जाए और ठाकुर भी बैठ जाए, ब्राह्मण भी बैठ जाए, पीट कूट के बिठा दिया। ऐसे ही शादी नहीं करना चाह रही लड़की, जबरदस्ती उसकी ब्राह्मण क्या करा दी, ब्राह्मण की लड़की दलित करा दी। ये बलात्, ताकत से इस्तेमाल, ये कोई तार्किक विचार नहीं। असलियत में ये बातें ही अतार्किक हैं। भाई आदर्श स्थितियां तो वो बने कि भाई समाज में लोग अपनी मन मर्जी से, बिगर जातिगत दुराग्रह के लोग अपनी पसंद से लड़के लड़कियां अपनी शादी करें, जिसे जो पसंद आए वहां पे करे, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब ये रोटी बेटी संबंध बनाना भी एक प्रकार का बलात् भोजन जैसा है, वो कह रहे हैं जबरदस्ती है, ये भी गलत है, इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये होगा भी नहीं, ठीक। आगे देखिए, तो कृत्रिम साधनों से किए जाने वाले बलात् भोजन कराने के समान है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराइए। शास्त्रों के द्वारा प्रतिस्थापित हानिकारक धारणाओं से उनके मस्तिष्क
का पिंड छुड़ाइए, फिर देखिए वे आपके कहे बिना अपने आप ही अंतरजातीय खान पान तथा अंतरजातीय विवाह का आयोजन करेंगे या करेंगी। देखिए ये बात है, यही तो बात है। मतलब जबरदस्ती लोग आ जाते हैं, अरे मम्मी बहुत धर्म मानती है। अरे भैया तो तुम भी तो वही कर रहे हो। हिंदू लोग भी तो जबरदस्ती लोगों को मार मार के हिंदू बना रहे हैं। आप भी आकर कहने लगे यार हमारे पाप घर में सब लोग बहुत धार्मिक है। जबरदस्ती थोड़ी होगा यार, धर्म विचारधारा है, मनोदशा है। उन मनोदशाओं को बदलिए भाई, उन शास्त्रों का इलाज करिए जिनसे लोग अपनी मनोदशा बनाते हैं, धार्मिक होते हैं। तब लोग धर्म मानना बंद करेंगे। ऐसा थोड़ी मार पीट कर आप रैशनल बन गए, घर में सबसे कह दिया अरे भैया तू भी रैशनल बन जा, कुटाई पिटाई कर दी, सबको नास्तिक बना दिया। मनोदशा थोड़ी बदली। आप ऊपर पट्टी में लोग डर के मारे नास्तिक हो जाएंगे, लेकिन अंदर से तो धार्मिक ही रहेंगे ना। यही धार्मिक लोग करते हैं, जबरदस्ती लोगों को धार्मिक बना रहे हैं, शास्त्रों से बांध रखा है, उनकी मनोदशाएं बना रखी है, मानसिक रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई आपको यही करना पड़ेगा, शास्त्रों से पिंड छुड़ाइए लोगों का, ठीक है। फिर देखिए एक बार उनकी मनोदशाएं सही हो जाएंगी, गलत को गलत सही को सही मानने लगेंगे, तो खुद ही अपने आप अंतरजातीय विवाह खान पान करने लगेंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक और बहुत गहरी बात है। आप लोगों को जबरदस्ती कुछ बनाइए मत, उनकी मनोदशाओं का इलाज करिए। मेंटलिटी, हमें धीरे धीरे समाज में लोगों के सोचने के तरीके को परिष्कृत करना, बेटर करना, सुधारना भी नहीं कहूंगा मैं, परिष्कृत करना कहूंगा, ठीक। यानी उन शास्त्रों को इस तरह से लोगों के सामने रखना है कि लोगों के पिंड छूट जाए उनसे, लोगों को समझ में आ जाए कि वो सब किसी काम के नहीं है, झूठे हैं, और लोग मुक्त हो जाए, उन चीजों से ही मुक्त हो जाएं जो चीजें खराब हैं। और फिर लोग अपने आप ही खुद रोटी बेटी अंतरजातीय विवाह सब करने लगेंगे। ये सब अपने आप होगा, लेकिन ये जबरदस्ती तरीके से नहीं हो सकता। जड़ शास्त्र है, वो शास्त्रीय विधि है, उन्हें छुड़ाने की जरूरत है, ठीक। तो दर्शकों देखिए एक दो पैराग्राफ मैंने पढ़े हैं और उसमें कितने सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलते चले जाते हैं। मतलब ये अपने आप में इट इज डिलाइट। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का मौका मिलता है, और बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जातिवाद की वजह से। उनकी मनोदशाएं ऐसी हैं कि उन्हें इतने बेहतर विचार पढ़ने को नहीं मिले, ठीक। मैं समझता हूँ मनोदशाएं बहुत बड़ी चीज है। अगर वो लोग भी इन बेहतर विचारों को पढ़ पाते तो उनके भी सोचने, उनका जीवन सफल हो जाता। मैं कहता हूँ अच्छे विचार बेहतर इंसान का निर्माण करते हैं। आगे देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि वाद विवाद में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से ये कहने में कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसे दृष्टिकोण अपनाने चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। अब देखिए यहां एक और बड़ी गहरी बात का जवाब हमें मिलता है, ठीक। और वो क्या है देखिए, बाबा साहब कह रहे हैं जात पात टोलक मंगल से कि फालतू के विवादों में फंसने की कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। लोगों से ये कहना कि कोई लाभ नहीं है, नहीं होगा कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसे दृष्टिकोण अपनाने होंगे जैसे बुद्ध ने किया था, ठीक है। यहां ये बात कही जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप शास्त्रों की व्याख्या करने बैठ जाएं और कह दें नहीं जाति जन्मना नहीं है, करना नहीं है, जन्मना है, ये लगे हुए हैं मुर्गा लड़ाने, लड़े हुए हैं फलाना ठिकाना। इससे कुछ फर्क नहीं होने वाला, ठीक। मुद्दा ये है ही नहीं, ठीक। शास्त्रों की व्याकरण पर बहस करने बैठ जाओ, किंतु परंतु फलाना ठिकाना, इससे भी नहीं। लोगों के शास्त्रों में विश्वास को लेके कुछ कुछ बातें करूं, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक। आपको वो करना पड़ेगा जो बुद्ध ने किया था। क्या किया था आगे देखिए। आपको ऐसे दृष्टिकोण अपनाने चाहिए जैसे बुद्ध ने किए थे। आपको वह मोर्चा लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। बुद्ध और नानक ने इन शास्त्रों की, ब्राह्मणों के इन शास्त्रों की सत्ता स्वीकारने से मना कर दिया था। शास्त्रों की सत्ता है,
बुद्ध ने, नानक ने दोनों ही स्वीकारने से मना कर दिया था। हम सत्ता को ही नहीं स्वीकारते। आपके व्याकरण व्याख्या तो गई भाड़ में कि ये लिखा है और जाति जनना है, करुणा है, फलाना ढिकाना। अरे हम आपके शास्त्रों की सत्ता ही नहीं स्वीकारते। बुद्ध ने ब्राह्मणों के शास्त्रों की सत्ता स्वीकारने से मना कर दिया। व्याख्या तो दूर की बात है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है फलाना ढिकाना, नहीं हम मान ही नहीं रहे, खत्म खेल। आपकी सत्ता ही नहीं स्वीकारना ही नहीं है शास्त्रों। ठीक, तो आपने कई बार देखा होगा, मैं यहाँ शास्त्रों पे ज्यादा बात नहीं करता, मुझे मजा नहीं आता उन चीजों को लेके। ठीक, हमें उस सत्ता को ही नहीं स्वीकारना ना, हम आपकी किसी बात पे डिबेट ही क्यों करेंगे। आपके धर्म ग्रंथ कुछ भी लिख लो, हमें क्या लेने, भाड़ में जाओ। भाई मैंने नकार दिया, आपकी सत्ता ही नकार दी, शास्त्रों की श्रेष्ठता नकार दी, उनके विचारों को नकार दिया, उनकी बातों को नकार दिया, बात खत्म हो गई यहां से। ठीक, तो बुद्ध ने ब्राह्मणों के शास्त्रों की सत्ता को नकार दिया था, उनकी श्रेष्ठता स्वीकारने से मना कर दिया था। आपके शास्त्र कितने भी अच्छे होंगे, मैं उनकी श्रेष्ठता स्वीकारने से मना करता हूं, मैं उनकी सत्ता स्वीकारने से मना करता हूं। उसमें अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, क्या लिखा है, मैं उसे मानने से इनकार करता हूं। तो ये अवज्ञा है, और इस स्तर की अवज्ञा की बात है। ठीक, तो शास्त्रों की व्याख्याएं करने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये लगे हुए हैं वहां पे, कोई मुस्लिम चैनल बैठ के मुसलमानों की धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर रहा है, नहीं तेरे में ये लिखा है, फलाने में लिखा है, पैगंबर ऐसा था, फलाना ढिकाना। कोई बैठकर हिंदुओं के देवी देवता छील रहा है बैठ के, तेरे भगवान ऐसे थे, फलाना ढिकाना। बाबा साहब कह रहे हैं इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, फालतू की बातें, समय खराब करने जैसा। ठीक, असलियत में आपको बुद्ध जैसा कुछ करना है, शास्त्रों की सत्ता और श्रेष्ठता स्वीकारने से मना कर दो। बुद्ध ने कोई बैठकर ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों की आलोचना समीक्षाएं नहीं की हुई हैं। बैठ गए यहाँ पे कि तुम्हारा फलाना भगवान ऐसा है, ढिकाना भगवान ऐसा है, उसने ये कर लिया वो कर लिया, और तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखी है, लिंग लिखा फलाना ढिकाना। नहीं, ना नानक ने किया, दोनों ने नहीं किया। उन्होंने सत्ता स्वीकारने से ही मना कर दिया। तुम तो बहुत अच्छे होगे, महान होगे, कुछ भी होगे, मैं तो भगवान आपके शास्त्रों की श्रेष्ठता और सत्ता ही नहीं स्वीकारता। जाओ, बात खत्म हुई। ये है डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आपको बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, कम से कम यूट्यूबरों से मत पढ़िए, खुद पढ़िए। मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं यहाँ पे, आप जाकर पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा यहाँ से। आप जब पढ़ोगे खुद, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, दूसरों से सेकेंड हैंड नॉलेज लेना, वो तो उनकी बुद्धि पर डिपेंड करता है वो कितना पढ़ाते हैं। मैंने तो ये 2 पैराग्राफ में आपके देखिए अलग ही दुनिया आपको दिखा दी। ठीक, और आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अलग ही अनुभव हो जाएंगे। हो सकता है आप और बेहतर परिष्कृत तरीके से इन बातों को और अच्छा समझ पाए। ठीक, यही स्थिति है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे बाबा साहब को, उतना ज्यादा आपको सोचने का तरीका बेहतर हो जाएगा और परिष्कृत होता चला जाएगा। तो ये बुद्ध का महत्व है। ठीक, आप बुद्ध से उनके महत्व को मत छीनिए। मैं हमेशा कहता हूं वर्क ऑफ बुद्धा, उसे खत्म मत करिए, इससे बहुजन समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। बुद्ध वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों को, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकारने से मना कर दिया था, इसलिए वो बहुजनों के नायक हैं। नानक भी उसी श्रेणी में आते हैं, मना कर दिया, शास्त्रीय श्रेष्ठता और सत्ता को स्वीकारने से मना कर दिया। और जब तक ये खारिज नहीं होगा तब तक ब्राह्मणों का, उनके धर्म ग्रंथों का आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों की मनोदशाएं नहीं बदल सकते। व्याख्याओं से कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला, और ये सब समय खराब करने जैसा। जैसे जात पात टोड़क मंडल को डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि व्यर्थ के वाद विवाद में फंसने का कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ने इन सब चीजों पे, उन्होंने चीजों को लिखा पढ़ा सब किया, लेकिन वो इन विवादों में नहीं फंसे कभी। ठीक, अनुसंधान किया है डॉक्टर अंबेडकर ने, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का गहरा अनुसंधान किया है ताकि प्रश्नों के जवाब मिले, लेकिन वो इस फालतू के व्याख्या और वाद विवाद ग्रामेटिकल उस सब में नहीं फंसे। ठीक, उन्होंने तो इनकी सत्ता और व्यवस्था और इनकी श्रेष्ठता स्वीकारने से मना कर। डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की श्रेष्ठता स्वीकारने से मना करते हैं। श्रुति स्मृति वेदों को डायनेमाइट लगा के उड़ाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वीकारना नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, आपकी गीता में क्या लिखा है, आपके पुराणों में क्या लिखा है, आपके उपनिषदों में क्या लिखा है, अरे कुछ लिखा हो, हम आपकी श्रेष्ठता ही नहीं स्वीकारते ना आपकी सत्ता स्वीकारते हैं, बस बात खत्म हो गई। ठीक, तो बुद्ध और नानक के रास्ते पे चलने की बात डॉक्टर अंबेडकर यहां पे कर रहे हैं,
और निश्चित रूप से आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा और इन विचारों पे चल के उस मनोदशा का निराकरण हो सकता है। नहीं तो केवल सतही इलाज करने से, जैसे बीमारी के लिए पेन किलर खाने से कुछ नहीं होने वाला, दर्द बंद होगा, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। ऐसे ही अगर आप जातिवाद की व्यवस्था का पक्का निराकरण करना चाहते हैं और उनकी उससे संबंधित सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है, वो जबरदस्ती नहीं है, ठीक, लेकिन पढ़ेंगे तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आगे वो क्या लिखते हैं देखिए, वह धर्म जिसने अपने में ही यह धारणा पैदा कर दी है कि जाति व्यवस्था पवित्र है, क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे? परेशानी तो वही है ना कि धार्मिक लोग अपनी जाति व्यवस्था को पवित्र मान रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पवित्र मान रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं। और जब तक आप इनकी श्रेष्ठता और सत्ता स्वीकारने से मना नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। और इसी की बात जात पात टोळक मंडल को डॉक्टर अंबेडकर करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे दोबारा पढ़ सकते हैं, भाग 1 में जाके पढ़ सकते हैं, और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ये सब आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा। और इसी एक बात को डॉक्टर अंबेडकर फिर से भी लिखते हैं, मैं फिर से दे देता हूं कि इसी पार्ट वॉल्यूम 1 में ये भाग 1 है, जाति प्रथा, और जाति प्रथा का उन्मूलन भाग 2, और फिर क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं यहाँ पे। जात पात टोळक मंडल की तरफ से संतराम जी हैं, वो कुछ पत्र लिखते हैं और उन पत्रों का जवाब डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। और फिर उसके बाद फिर उसकी तरफ से फिर श्री हर भगवान है, ये भी डॉक्टर अंबेडकर को लिखते हैं। 1936 में कुछ प्रश्न लिखते हैं यही उनके विचार को लेकर, और डॉक्टर अंबेडकर इसका भी जवाब देते हैं। और यहाँ पर फिर वही बात बाबा साहब दोहराते हैं कि मैं स्वागत समिति ने जो निर्णय लिया है, मैं उसके औचित्य के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, किंतु चूंकि आपने ऐसे कुछ कारण दिए हैं जिनसे मुझ पर दोषारोपण होता है, ठीक है, इसलिए मैं उनका उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। सर्वप्रथम मुझे इस धारणा को दूर कर देना चाहिए कि भाषण के उस अंश में व्यक्त विचार जिन पर समिति ने आपत्ति जताई है, मंडल के सामने अचानक उपस्थित हुए हैं। पूरा भाषण डॉक्टर अंबेडकर का इसी बात पे कैंसिल किया गया था कि उन्होंने शास्त्रों को सत्ता और उनकी महत्ता स्वीकारने से मना किया था। इसलिए बस जात पात टोळक मंडल डर गया था, और उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी प्रश्न को जवाब दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कि श्री संत, यानी संतराम भी है, श्री संतराम की इस बात की पुष्टि करेंगे कि मेरा कहना है कि उनके एक पत्र के उत्तर में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का वास्तविक तरीका अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह नहीं है, बल्कि उन धार्मिक अवधारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति प्रथा की नींव रखी गई है, ठीक। तो जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये अपना बड़ा भाषण लिखकर उन्हें दिया जात पात टोळक मंडल को, तो उन्होंने कहा ये हटा दीजिए, धर्म ग्रंथों को नष्ट करने की बात हटा दीजिए। और वो कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, संतराम जी को बता दिया था कि मैं तो यही मानता हूं कि भाई जातिवाद खत्म करने के लिए ये अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह कुछ नहीं है, उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जो जाति प्रथा की नींव रखी गई है, यानी धर्म ग्रंथों को, धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना, ठीक है। और श्री संतराम ने उत्तर में कहा था कि कृपया इसे स्पष्ट करिए, एक नया दृष्टिकोण है। तो पहले भी बता चुके हैं, वो कहते हैं मैं पहले ये बात कर चुका हूं, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन अब आपको उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन करते रहिए, ठीक, लेकिन उन्होंने बदलने से मना कर दिया। तो आप जाइए बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में खंड 1, उसमें जाकर पढ़िए। और अभी आपको खुद पता है, ये पूरा महीना डॉक्टर अंबेडकर को और उनके विचारों को हम सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने आगे रखूंगा, ठीक है। और वो बात भी रखूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर अंबेडकर धर्म ग्रंथों को, वेद और श्रुतियों को डायनामाइट से उड़ाने की बात कह रहे हैं, ठीक, वो भी हम आगे रखेंगे। तो आगे अभी और सारी स्ट्रीम होंगी इसमें बाबा साहब को लेकर, और कई सारे नए दृष्टिकोण मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता रहूंगा इस बहुत ही खूबसूरत फोटो के साथ, ठीक, बिल्कुल। तो ये कई नए दृष्टिकोण में रखता रहूंगा, बातें तो पुरानी हैं, बस उनमें से कुछ नए दृष्टिकोण है, ठीक, वो आपके सामने रखे जाते हैं। और कितनी गहराई से बातें की गई हैं, ये समझने समझाने का उद्देश्य भी है, ठीक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप 180 लोग इस समय सुन रहे हैं, और आप डॉक्टर अंबेडकर को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि समाज में अब धैर्य नहीं बचा हुआ है, ठीक। फर्जी इतिहास गढ़ लिए गए हैं, झूठी कथा कहानियों में बहुजन समाज को ढोक दिया गया है, मंदिर मूर्तियों की लड़ाइयां लगने में लगा दिया गया है।
और डॉक्टर अंबेडकर की बात बंद हो गई, कम हो गई। ये दुखद है। मुझे लगता है इन चीजों पे शोध होना चाहिए था। जो एक एक पैराग्राफ पढ़ने में यहाँ घंटों लग रहे हैं, इस पे शोध होनी चाहिए थे। और ज्यादा ये सब चीजें बहुजन समाज तक पहुंचाई जानी चाहिए थी, ताकि लोगों के सोचने के तरीके बदलें और वो समझें कि डॉक्टर अंबेडकर चीजों को किस तरह से सोचते समझते थे और उनकी सोच क्या थी। ठीक, ये जरूरी है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जातिवाद पर इस दुनिया में सबसे बड़ा किसी ने अगर रिसर्च किया है तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, उनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। इसलिए हमें निश्चित रूप से उनके विचारों को पढ़ना समझना चाहिए, बहुजन समाज तक ये परिष्कृत विचारों को पहुंचाना चाहिए। इतना शानदार उन्नत साहित्य है हमारे पास, मतलब किसी भी श्रेष्ठ विचारक से बड़े विचार आप तमाम सारे लोगों को पढ़ते हैं नीचे और तमाम सारे लोगों को सुन रहे हैं, अरे वो सब दो कौड़ी के लोग हैं यार। वो सारी वो बातें कह रहे हैं जिनका वास्तविक दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं। आप अपने महापुरुष को तो पढ़ लो यार पहले, यहां तो उससे ज्यादा गहरी बातें लिखी हुई हैं और वो आपके जीवन में रोज आपको सामना करना पड़ता है। ठीक, तो पढ़ना है तो पहले यहां से शुरू करिए, फिर बाद में आप दूसरों की तरफ जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस फोटो के साथ में, खूबसूरत फोटो के साथ में आपको यहाँ पे इसे हम एंड करते हैं। और ये वाकई ये फोटो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक, और मेरे कोई द्वेष नहीं है इस चीज को लेके। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी को लेके भी विवाद खड़े कर दिए हैं। मेरा बार बार यही कहना रहता है, महापुरुषों पे कीचड़ मत उछालिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुजन समाज अशिक्षित है उसे रहस्य मत बेचिए। ये सबसे गंदी चीज होती है, मिस्ट्रीज। ठीक, समाज शिक्षित नहीं है, वो किताबें नहीं पढ़ सकता, वो नहीं समझ सकता, तो उसे झूठे रहस्य बेचकर महापुरुषों के चरित्रों पे कीचड़ उछालना दुनिया की सबसे गंदी बात है। हो सकता है कुछ व्यूज मिल जाए, लेकिन इससे समाज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, बहुत गंदी चीज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे हम खत्म करते हैं। और